अपना सिर खुजलाया और शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी असलियत जान ली। वास्तव में अच्छी याददाश्त के अलावा मेरी इन आंखों में एक विशेष कौशल भी है। क्या विशेष कौशल? लिन शेन ने पूछा। डीन, मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूं, आप इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, अन्यथा मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं अब यहाँ संस्थान में जीवित नहीं रह पाऊंगा। कीर ने कुछ घबराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं बहुत चुप रहती हूँ, लिन शेन ने उसे गंभीरता से आश्वासन दिया। डीन, पूरी ईमानदारी से कहूं तो मेरी दृष्टि एक्स-रे जैसी है, कीर ने फुसफुसाते हुए कहा। एक्स-रे दृष्टि? क्या यह आपकी जन्मजात क्षमता है? लिन शेन को बहुत आश्चर्य हुआ। यह अविश्वसनीय था कि ऐसी क्षमताएं वास्तव में इस दुनिया में मौजूद थीं। एक्स-रे सुनने में सरल लगता है, लेकिन सिद्धांततः ये क्षमता अपने आप में बहुत उन्नत है, यहाँ तक कि पृथक्करण विधि से भी अधिक। बेशक ये केवल सिद्धांत में बहुत उन्नत है, इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग पृथक्करण विधि की तुलना में नहीं है। एम्पायर से विशेष सामग्री का आनंद लें। नहीं, अगर मैं अपनी जन्मजात क्षमताओं का इस्तेमाल करता तो मैं उन बूढ़ी लोमड़ियों को कैसे धोखा दे सकता था। यह एक्स-रे क्षमता एक गुप्त तकनीक है जो मुझे अचानक मिली। आंखों को किसी खास मिश्रण में भिगोने से लंबे समय के बाद ये क्षमता धीरे धीरे विकसित हुई। कीर ने लिन शेन से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने हमेशा नुस्खा रखा है। एकमात्र समस्या यह है कि कई सामग्री प्राप्त करना मुश्किल है। यदि डीन रुचि रखते हैं तो मैं आपको नुस्खा प्रस्तुत करना चाहूंगा। कीर, आपकी विचारशीलता सराहनीय है। रसद विभाग इतने लंबे समय से बहुत तनाव में है। किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, खासकर हमारे रसद विभाग को नहीं। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, लिन शेन ने कहा। डीन, आप सचमुच सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के उद्धारक हैं, कीर ने तुरंत अपना अमृत फॉर्मूला सौंप दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रभाव देखने के लिए कितनी देर तक भिगोना पड़ता है? कार्ड के अलावा क्या आप अन्य चीजों का एक्स-रे कर सकते हैं, जैसे कि बैटल सूट उदाहरण के लिए? क्या आप दुश्मन की कमजोरी को खोजने के लिए बैटल सूट के माध्यम से देख सकते हैं? लिन शेन ने अत्यंत गंभीरता से पूछा। डीन, कपड़ों का एक्स-रे नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी सामग्री का बना हो, कीर ने लिन शेन का आशय समझते हुए असहाय भाव से उत्तर दिया। क्यों? लिन शेन के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। यह एक्स-रे क्षमता वास्तव में सामग्री के आर पार देखने की नहीं है, ये वास्तव में पदार्थों में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं वास्तव में इसे विस्तार से नहीं समझा सकता, लेकिन एक जीवित प्राणी का एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र इस एक्स-रे क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए यदि ये किसी जीवित प्राणी के बहुत करीब है, जैसे शरीर के करीब पहने गए कपड़े, तो आप अंत में देखने में असमर्थ हो जाते हैं। जब तक कि जाहिर है दूसरा व्यक्ति मर न जाए, कीर ने आह भरते हुए कहा, मैं जीवित लोगों का एक्स-रे लेने में सक्षम होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जाकर खाना खाओ, लिन शेन ने कीर से कुछ सवाल पूछने के बाद कहा और फिर उसे भेज दिया। उसके बाद लिन शेन वाइस डायरेक्टर कियाओ के दफ्तर में गया। वाइस डीन कियाओ ने कोई पैसा नहीं जीता, लेकिन वह वास्तव में हारा भी नहीं, लगभग बराबरी पर था। उसे लगा कि वाइस डीन कियाओ के साथ भी कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि लिन शेन कुछ बोल पाते, वाइस डीन कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, डीन, आप सोच रहे होंगे कि जब आप कार्ड बदलकर धोखा कर रहे थे, तब भी मैंने कोई पैसा क्यों नहीं खोया, है ना? लिन शेन ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाले थे कि वाइस डीन कियाओ ने बोलना जारी रखा, कीर की याददाश्त और एक्स-रे दृष्टि अद्भुत है, फिर मैं क्यों नहीं हार गया? लिन शेन ने फिर से सिर हिलाया। वह इस बात से काफी हैरान था कि वाइस डीन कियाओ को सब कुछ पता था, यहाँ तक कि यह भी कि कीर के पास एक्स-रे क्षमताएं थीं। वाइस डीन कियाओ ने आगे कहा, डीन, क्या आपने कभी किसी महिला को उसकी गंध से पहचानने की क्षमता वाक्यांश सुना है? मैंने इसके बारे में सुना है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक महिला की अपनी अनूठी शारीरिक गंध होती है और आंखों से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल सुनकर पहचान सकता है कि कौन कौन है। लिन शेन को आखिरकार बोलने का मौका मिला। अपनी युवावस्था से ही मैं बहुत सी महिलाओं के साथ रहा हूं और मैंने महिलाओं की गंध से उन्हें पहचानने की क्षमता को निखारा है। मैंने इस पर विस्तार किया है। मेरी नाक ने जो कुछ भी सूंघा है, मैं उनकी हर खुशबू को याद रख सकता हूं। मेरे लिए 100 या उससे ज्यादा महाजोग टाइलें देखना या न देखना कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइस डीन कियाओ ने हंसते हुए कहा, डीन, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी जानते हैं, लेकिन किसी और को नहीं जानना चाहिए।
निश्चिंत रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लिन शेन ने वाइस डीन कियाओ के कार्यालय से बाहर निकलते हुए कहा, अपने अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए कहा, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अब केवल कुछ बूढ़े लोग ही बचे हैं, जिनमें से प्रत्येक बंदरों की तरह चतुर है, जो बहुत सारी साजिशों और प्रतिस्पर्धा के साथ ताश खेल रहे हैं। जैसे ही लिन शेन वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें वाइस डीन एन ने बुलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वाइस डीन एन को अपने कार्यालय के द्वार पर खड़े देखकर उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए लिन शेन अनिच्छा से उसकी ओर गया और वाइस डीन एन के कार्यालय में प्रवेश किया। वाइस डीन एन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने कुछ पैसे खोए थे, और वह भी काफी। उसे शायद कोई समस्या नहीं थी, इसलिए लिन शेन ने उसे ढूंढने की योजना नहीं बनाई थी। वाइस डीन एन ने लिन शेन को बैठने के लिए कहा और चाय बनाते हुए कहा, डीन, क्या आपने उन लोगों से पहले ही बातचीत कर ली है? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे बातचीत की, जो बहुत दिलचस्प थी। वो कुशल है, लेकिन वह कीर और कियाओ को बेवकूफ नहीं बना सका। कीर के पास एक शानदार दिमाग और तेज आंखें हैं, लेकिन उसका ईक्यू थोड़ा कम है। दूसरी ओर कियाओ इसे अच्छी तरह से संभालता है। वह जीत सकता है, लेकिन शायद ही कभी ज्यादा पैसे लेता है। कभी कभी वह थोड़ा हार भी जाता है। वाइस डीन एन ने लिन शेन को ताजी बनी चाय पेश करते हुए कहा। लिन शेन ने जितना अधिक सुना, वो उतना ही अधिक आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि पैसा खोने वाला एकमात्र व्यक्ति वाइस डीन एन को सब कुछ पता था। लिन शेन हुओ के लिए थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि वह अपनी सहज तकनीकों से सभी को बेवकूफ बना रहा है, फिर भी अन्य सभी खिलाड़ी उसे धोखा देते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। इसमें और सम्राट के नए कपड़े में क्या अंतर था? वो सबके सामने स्पष्ट रूप से उजागर हो गया था, और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इससे अनजान था। वाइस डीन एन, आप वास्तव में वह करते हैं जो अन्य नहीं कर सकते, लिन शेन ने ईमानदारी से कहा। अपने अधीनस्थों को धोखा देते हुए देखना और फिर भी उनके साथ इतने लंबे समय तक ताश खेलना और इतना पैसा हारना, वह स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य लोग प्राप्त कर सकें। यह कोई विलक्षण प्रतिभा है या नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैं वृद्ध हो गया हूं और अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति की परवाह नहीं करता, वाइस डीन एन ने हंसते हुए कहा। बूढ़े एन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आपने कैसे पता लगाया कि वे धोखा दे रहे थे। लिन शेन अभी भी जानना चाहता था कि क्या वाइस डीन एन के पास कोई विशेष क्षमता थी। मैंने उन्हें धोखा देते नहीं देखा, मैंने अनुमान लगा लिया था, वाइस डीन एन ने हल्के से चाय पी। अनुमान लगाया? तुमने कैसे अनुमान लगाया? लिन शेन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। दुनिया में अनगिनत कौशल हैं, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जीवन भर खर्च करके 1 अरब में से 1 में महारत हासिल नहीं कर सकता है, और केवल 100 में से 1 का निरीक्षण करना व्यापक ज्ञान माना जाता है। इसलिए यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कभी कभी आपने जो देखा है वह पर्याप्त नहीं होता है, तब आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, वाइस डीन एन ने कहा। जैसे ही उन्होंने डेस्क की दराज खोली, एक किताब निकाली और उसे लिन शेन के सामने रखा। यदि डीन रुचि रखते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ना चाह सकते हैं। यह आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि अनुमान कैसे लगाया जाता है। लिन शेन ने किताब उठाए और कवर पर लिखे मजबूत और सुंदर अक्षरों को देखा, दुनिया के अनसुलझे रहस्य। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। शेन चुपचाप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की ओर चला गया, और रास्ते में अन्य लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। शायद उसके चौथे भाई द्वारा कियाओ गेली को दबाने की खबर पहले ही पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। डीन, तुम्हारा वह बड़ा भाई वास्तव में निर्दयी है जो कियाओ गेली को इस तरह दबा रहा है। ये कियाओ गेली की अपनी गलती भी है कि वह मौत की तलाश कर रहा है। आकाश को जलाने वाली दानव अग्नि रखता है और बस वहीं खड़ा होकर खुद को दबाता है। ये पूरी तरह से दिमागी तौर पर मृत है। ची शिन्हो, जो सुरक्षा मंडप के अंदर बैठकर गेट पर नजर रख रहा था, ने उसे आते देख लिन शेन से हंसते हुए कहा। वास्तव में दिमागी तौर पर मृत, लिन शेन ने जवाब में सिर हिलाया। ची शिन्हुओ ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे बड़े भाई ने वाकई डीमैन जनजाति को अपना दुश्मन बना लिया है। तुम उसे हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती करने का मौका क्यों नहीं भुनाते? हम सेलेस्टियल रेस के लोग उसकी डीमैन जनजाति से नहीं डरते। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं, तो मैं, बूढ़ा हूँ, उनसे निपटने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ मेरा तालमेल है। क्यों न उसे मेरे सुरक्षा विभाग में बुला लिया जाए और उसे डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाए? कैसा रहेगा? अच्छा, जब मैं उससे देखूंगा, तो मैं आपकी बातें उसे ठीक वैसे ही बताऊंगा जैसे आपने कहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह आने के लिए तैयार है।
लिन शेन ने कहा, उसका स्वर अचानक बदल गया। बूढ़े हो, क्या आपके पास मडफिश पकड़ने के कौशल में महारत हासिल करने का कोई त्वरित तरीका है? मैं आधे दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं अपने हाथ की हथेली में कोई सक्शन पैदा नहीं कर सकता। इसमें महारत हासिल करने का कोई त्वरित तरीका नहीं है। इस कौशल में महारत हासिल करना प्रतिभा पर निर्भर करता है। ची ने एक पल सोचा और फिर से बोला, लेकिन हाल ही में मैंने एक अभ्यास पद्धति के बारे में सोचा है जो मैं गारंटी देता हूं कि आपके प्रशिक्षण को कम उबाऊ बना देगा। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? किस तरह की अभ्यास पद्धति? लिन शेन ने पूछा। महाजोंग खेल रहा हूं, ची शिनहुओ ने गंभीरता से कहा। महाजोंग खेल रहे हैं? महाजोंग खेलने से मडफिश पकड़ने का हुनर कैसे विकसित होता है? लिन शेन की दिलचस्पी अचानक से जाग उठी और उसने उत्सुकता से ची से पूछा। ची शिनहुआ ने चोर की तरह चुपके से इधर उधर देखा और जब उसने देखा कि कोई भी आसपास नहीं है तो उसने अपनी आवाज कम कर ली। लिन शेन के कान के पास झुका और फुसफुसाया, डीन, यह मामला बाहरी लोगों को नहीं पता होना चाहिए। ये केवल आपके और मेरे बीच होना चाहिए। ये बिल्कुल भी किसी तीसरे पक्ष के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से संस्थान के अन्य लोगों को भी नहीं पता होना चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको वह तरीका सिखाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, ये बात मेरे होठों से नहीं फैलेगी। लिन शेन अब और भी अधिक उत्सुक था। चलो, तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई देखे। ची शिनहुओ ने लिन शेन को अपने ऑफिस में ले जाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। तभी उसने जादुई तरीके से अपने शरीर से महाजोग टाइल्स का एक सेट निकाला। तुम्हारे पास महाजोग टाइल्स का एक सेट कैसे है? लिन शेन अचंभित था। वह कल्पना करने में असमर्थ था कि ची ने ये कैसे प्रबंधित किया। यह आमतौर पर कभी ध्यान देने योग्य नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हे, मैंने मडफिश पकड़ने का कौशल ताश खेलने में लागू किया है। ताश खेलना प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ताश खेलना है। ची ने धीरे से लिन शेन को दिखाया। लिन शेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अपनी दृष्टि से भी अगर ची बहुत तेजी से आगे बढ़ती तो वह समझ नहीं पाता कि ची वास्तव में क्या कर रही थी। एक बार ची के प्रदर्शन के बाद लिन शेन को समझ में आया कि क्यों वह पहले भी ची के साथ ताश खेलते समय हमेशा हार जाता था। ये बूढ़ा छठा व्यक्ति वास्तव में धोखा देने के लिए मडफिश पकड़ने के कौशल का उपयोग कर रहा था। कार्ड चुराना, कार्ड छिपाना, कार्डों को एक के ऊपर एक रखना, कार्डों को बदलना। ची के लिए सब कुछ बहुत सरल था। ये कहा जा सकता है कि ची ने मडफिश पकड़ने के कौशल को ताश खेलने में धोखा देने की तकनीकों में पूरी तरह से एकीकृत कर दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, ताश खेलना प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ताश खेलना है। पहले लिन शेन प्रशिक्षण जारी नहीं रख सकते थे क्योंकि यह बहुत नीरस था, लेकिन अब पुरानी छठी चीज से इस शिक्षण के साथ उन्हें ये काफी दिलचस्प लगा। लिन शेन के ताश खेलने के कौशल के साथ गंभीरता से ताश खेलना, जीतना भाग्य पर निर्भर करता था। लेकिन ची की मडफिश पकड़ने की कुशलता के कारण वह स्वयं भाग्यशाली बन गया। ची ने लिन शेन को इसे आजमाने के लिए कहा और जितना ज्यादा लिन शेन इसे खेलता उसे उतना ही मजा आता। अनजाने में उसने मडफिश पकड़ने के हुनर में एक सफलता हासिल कर ली थी। सिर्फ हम दोनों के बीच खेलना ज्यादा मजेदार नहीं है। जाओ और लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर और वाइस डीन कियाओ को बुला लाओ और हम सब साथ में खेल सकते हैं, लिन शेन ने ची शिनहुओ से कहा। वे लोग बहुत चालाक हैं, चूंकि तुमने अभी अभी काम शुरू किया है, इसलिए सावधान रहो कि उन्हें कोई कमी नजर न आने दो। ची शिनहुओ ने उत्सुकता से आग्रह किया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उनसे बहुत ज्यादा नहीं जीतूंगा, लिन शेन ने आत्मविश्वास से कहा। उसे औसत कौशल सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस तरह के कौशल के लिए उसे लगा कि जैसे ही उसने इसे सीखा वह इसमें महारत हासिल करने की कगार पर था। कुछ सोचने के बाद ची शिनहुओ ने कहा, ये कैसा रहेगा? मैं वाइस डीन एन को भी बुलाऊंगा। आप चारों खेल सकते हैं। अगर हम सब एक साथ खेलेंगे तो उनके लिए कुछ गड़बड़ नोटिस करना बहुत आसान हो जाएगा। ये काम करता है, लिन शेन ने सिर हिलाया। आखिरकार वह सिर्फ तकनीक आजमाना चाहता था, पैसे जीतना नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं उन्हें लेने जाता हूं, तब तक थोड़ा और अभ्यास करो। पूरी तरह सावधान रहना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर उन्होंने देख लिया तो मैं यहाँ अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा, ची शिनहुआ ने जाते समय बार बार जोर दिया। थोड़ी देर बाद लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर कीर, वाइस डीन एन और वाइस डीन कियाओ को ची शिनहुओ द्वारा बुलाया गया। समूह पहले भी एक साथ खेल चुका था। लिन शेन ने पहले भी सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में महाजोग खेल का परिचय कराया था।
जब चारों ने खेलना शुरू किया तो लिन शेन ने मडफिश कैचिंग स्किल का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया। वह कार्ड चुराकर या बदलकर धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि मुख्य रूप से मडफिश कैचिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए डेक को फेंकते समय ढेर लगा रहा था। उसने सोचा था कि अपने कौशल के बल पर वह जीत ही जाएगा, बशर्ते वह बहुत अधिक अंतर से न जीत जाए। हालांकि कुछ राउंड के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि वह उम्मीद के मुताबिक हावी नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने कुछ कार्ड स्वैपिंग तकनीकों का भी सहारा लिया, लेकिन फिर भी वह ज्यादा नहीं जीत पाया। जब तक दिन आया और खेल खत्म हुआ, तब तक उसने केवल कुछ रुपये ही जीते थे। कुछ गड़बड़ है, यहाँ क्या हो रहा है? लिन शेन ने लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर को एक तरफ बुलाया जब सभी लोग जा रहे थे। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने खेल में पैसे जीते थे। एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। कीर, कार्ड गेम के दौरान तुम्हारी नजर थोड़ी भटकी हुई लग रही थी। क्या तुमने धोखा किया? लिन शेन ने कीर की ओर देखते हुए पूछा। धूर्त हंसी के साथ कीर ने जवाब दिया, डीन, क्या आप नहीं जानते कि किसने धोखा दिया? क्या मतलब है तुम्हारा? लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। डीन, हुओ की छोटी सी चाल दूसरों को मूर्ख बना सकती है, लेकिन यह मेरी उग्र सुनहरी आंखों से बच नहीं सकती। इतने कम समय में हुओ के कौशल में महारत हासिल करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, कीर ने स्पष्ट रूप से बताया। आप कैसे बता सकते हैं? लिन शेन को शर्म महसूस नहीं हुई और उसने सीधे कीर से पूछा। कीर ने हंसते हुए कहा, मैं रसद का प्रभारी हूँ। हो सकता है कि मेरे पास बहुत अधिक प्रतिभा न हो, लेकिन मेरा विशेष गुण खातों को रखना और उनका हिसाब किताब करना है। जब हमारा सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा था, तब मेरे दिमाग में गोदाम के हर एक पेंच तक सभी रसद खाते अंकित थे। मैंने सब कुछ पूरी स्पष्टता के साथ याद कर लिया था। 200 से 300 सालों में कभी कोई गलती नहीं की। महजों टाइलों का एक सेट बस गिने कि उनमें से कितने हैं, मैं उन्हें आसानी से याद कर सकता था। उनमें से प्रत्येक कहाँ रखा गया है, आप सभी के हाथों में कौन से कार्ड हैं, मुझे ये सब बहुत अच्छी तरह याद है। प्रभावशाली। लिन शेन ऐसी स्मृति से ईर्ष्या करते हुए प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ये तो बस एक छोटी सी चाल है। डीन, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, कीर ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ा गर्व झलक रहा था। नहीं, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। मैंने कार्डों को मिलाते समय उनका क्रम गलत कर दिया था। भले ही तुम्हारी याददाश्त अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे लिए उन सभी को सही से याद रखना संभव नहीं है। लिन शेन ने कीर को घूरते हुए जोर दिया। शेन की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी क्योंकि उसने बचपन में इस तरह की किताबें पढ़ी थीं। क्या XX अनसुलझे रहस्य, XX महान अनसुलझे रहस्य, उनमें से ज्यादातर को केवल कहानियों के रूप में ही माना जा सकता है और सत्य के रूप में विश्वसनीय नहीं थे। वाइस डीन एन द्वारा दी गई विश्व के अनसुलझे रहस्य पुस्तक उन्हें विश्वसनीय नहीं लगी। इसके अलावा, चूंकि वाइस डीन एन ने पहले ही उल्लेख किया था कि वे केवल अनुमान के आधार पर काम करते हैं, इससे चीजें और भी कम विश्वसनीय लगने लगीं। डीन, अब जब आप यहाँ हैं, तो ये हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के लिए अपना सिर ऊंचा रखने का समय है। हुओ, किया और कीर सभी उपयोगी लोग हैं। हालांकि उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी कमियां हैं, लेकिन वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में मजबूत हैं। पिछले डीन ने उन्हें यहाँ लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, फिर भी उनकी प्रतिभा को यहाँ दफन कर दिया, और पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। वाइस डीन एन ने लिन शेन के जाते समय उससे कहा। समझ गया। लिन शेन को अपने दिल में अच्छी तरह से पता था कि इन लोगों ने पहले ही उसके साथ काम करने की इच्छा जताई थी। एम्पायर में और रोमांच का अनुभव करें। हालांकि लिन शेन को अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि उनके बीच किसी अन्य शक्ति का कोई अंडरकवर एजेंट था या नहीं। लेकिन जैसा कि ओयांग यूडू ने कहा, अगर ऐसा होता भी तो कोई बात नहीं, जब तक वे उसके काम में मदद कर सकते थे। जितना ज्यादा वे उसका भरोसा जीतना चाहते थे और उसके राज जानना चाहते थे, उतनी ही ज्यादा सावधानी से उन्हें काम करना पड़ता था। ऐसे व्यक्ति और भी ज्यादा उपयोगी थे, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि नेता उन्हें नियंत्रित कर सकता है या नहीं। यदि इनका समुचित उपयोग किया गया तो ये बाघ को पंख लगाने के समान होगा, यदि नहीं तो सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। साइलेंट निवास पर लौटते हुए उसने आदतन लिन जियांगडोन के गृह क्षेत्र को देखा। वहां कोई भी उसे चुनौती नहीं दे रहा था, न ही वह किसी और को चुनौती दे रहा था। तभी लिन शेन आराम से बैठ गया और दुनिया के अनसुलझे रहस्य को पलटने लगा जो वाइस डीन एन ने उसे दिया था। उन्होंने सोचा था कि यह किसी प्रकार का तत्वमीमांसा होगा, लेकिन निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि यह गणितीय अनुमानों से भरा हुआ था।
पुस्तक में यथासंभव स्पष्ट और समझने योग्य भाषा का प्रयोग करते हुए इन गणितीय अनुमानों को समझाया गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी लिन शेन को ये समझ में नहीं आया कि ये गणितीय अनुमान वाइसडीनेन द्वारा बताए गए अनुमानों से कैसे संबंधित हैं। हालांकि लिन शेन को गणित से नफरत नहीं थी, लेकिन वास्तव में उसे इसे सीखने में रुचि या समय नहीं था। पुस्तक के अंतिम भाग तक पहुंचने के बाद ही उसे समझ में आया कि वाइसडीनेन का क्या मतलब था। बाद वाला भाग अब उन अनुमानों के बारे में नहीं था, न ही यह वास्तव में उन्हें साबित कर रहा था। इसके बजाय इसने उन अनुमानों का उपयोग करके पाठकों को द्वंद्वात्मक रूप से यह सिखाया कि सत्य और असत्य में कैसे अंतर किया जाए। उसने सोचा कि यह कोई गणित की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न था। बाद में पाठ में मानव स्वभाव की गणना करने के लिए गणितीय तरीकों का उपयोग करने पर चर्चा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से बहुत तार्किक लग रहा था, और लिन शेन केवल वाइसडीनेन के भव्य विचारों की प्रशंसा कर सकते थे। और जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना जारी रखा, यह मानव स्वभाव से लेकर युद्ध में विरोधियों की गणना करने और व्यवहार के विभिन्न पैटर्न की भविष्यवाणी करने तक एक नया मोड़ ले गया। पहले तो यह अंतर्ज्ञान के बारे में ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, यह ज्यादा अकादमिक होता गया, जिसमें गणित, भौतिकी, मानव शरीर विज्ञान आदि के सिद्धांतों से जुड़ी कई सटीक गणनाएं शामिल थीं, जो बहुत ही विविधतापूर्ण और अव्यवस्थित तरीके से लिखी गई थीं। लिन शेन काफी समय तक पढ़ने के बाद भी इसका एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाया। अंत तक पुस्तक पूरी नहीं हुई थी, यहां तक कि अंतिम वाक्य भी अल्पविराम से समाप्त हो गया था। इससे ये संकेत मिलता है कि वाइसडीनेन ने केवल यहीं तक लिखा था और वह इसे पूरा किए बिना अभी भी लिख रहे थे। इसे एक बार पढ़ने के बाद लिन शेन को पता चल गया कि वह दुनिया के अनसुलझे रहस्य को समझने में सक्षम नहीं होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमागी शक्ति की जरूरत होगी। अपनी साधारण याददाश्त के साथ इसे पूरा करना असंभव था। लिन शेन को लगा कि वाइसडीनेन द्वारा उसे यह पुस्तक देना सुअर के आगे मोती फेंकने जैसा था। ऐसा लगता है कि इन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लिन शेन ने आह भरी। अगर वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट विकसित नहीं कर सका तो उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। बेशक लिन शेन खुद को उनके लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके लक्ष्य संरेखित थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्गीय सम्राट चाहते थे कि दिव्य मास्टर संस्थान फिर से उभरे, उन्होंने भी ऐसा ही किया, और लिन शेन को भी चाहिए था कि संस्थान एक बार फिर से ऊंचा उठ खड़ा हो। उसका बड़ा भाई पहले से ही परिवार की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था, उसकी ताकत भी सीमित थी, उसे समर्थन के लिए एक मजबूत बल की आवश्यकता थी। बड़े भाई, मैं आपके लिए एक मजबूत और विश्वसनीय समर्थन बनूंगा। लिन शेन भी जल्दी से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का विकास करना चाहता था, लेकिन इन चीजों को वास्तव में जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था। पिछले कुछ दिनों में लिन शेन साइलेंट निवास के अंदर पढ़ रहा था और शोध कर रहा था। कभी कभी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अराजकता की नदी की यात्रा करता था, जिससे उसकी आधार उत्परिवर्तन दर और जीवन आधार में वृद्धि होती थी। उनकी आधार उत्परिवर्तन दर पहले ही 95 से अधिक हो चुकी थी, जो पूर्णता के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। कॉन्ट्रेरियन पूरी तरह से मुड़ने से सिर्फ एक परिवर्तन की दूरी पर था, जबकि फोल्डिंग फैन 7वें मोड़ पर ही रहा, थोड़ा पीछे, लेकिन पूरा होने से ज्यादा दूर नहीं। कुछ और दिनों के बाद प्रत्येक स्तर के लिए रैंकिंग लड़ाई समाप्त हो गई थी, और 10 दिनों में अंतिम प्रजाति रैंकिंग लड़ाई होगी। क्या मनुष्य अरब प्रजातियों की रैंकिंग पर चढ़ सकते हैं? ये लिन जियांगडोन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। क्यूओ गेली को हराने के उनके कारनामे को देखते हुए आगे बढ़ना बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आरोहण स्तर में प्रथम स्थान अंततः तृतीय पर्वत के पास रहा, तथा निर्वाण स्तर में फीनिक्स कबीले के फैंग यी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि अमर स्तर में फैंग 6 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विभिन्न स्तरों में 2 प्रथम स्थानों के साथ कई लोगों का मानना था कि फीनिक्स कबीले में इस बार कॉस्मिक की अग्रणी जाति के खिताब के लिए चुनौती देने की क्षमता हो सकती है। लिन शेन ने बेस म्यूटेशन स्तर की रैंकिंग पर ध्यान नहीं दिया और यह स्पष्ट नहीं था कि पहले स्थान पर कौन है। अमर स्तर की रैंकिंग सूची में सेलेस्टियल रेस अभी भी शीर्ष 10 में जगह बनाने में विफल रही और 14वें स्थान पर रही, जबकि सूची में चीएर नामक व्यक्ति शामिल था। चीएर स्वाभाविक रूप से ची परिवार का दूसरा रैंक वाला व्यक्ति था, और यह स्पष्ट था कि वह सेलेस्टियल रेस का सबसे मजबूत सदस्य नहीं था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि सेलेस्टियल रेस का इस बार प्रजाति रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था।
आश्चर्य की बात यह है कि डीमैन जनजाति ने अमर स्तर की रैंकिंग में सर्वोच्च कबीले को पीछे छोड़ दिया और दूसरा स्थान हासिल कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष की डीमैन जनजाति की नज़र प्रजातियों की रैंकिंग पर भी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई वर्षों तक सुप्रीम कबीले ने अग्रणी जाति का खिताब अपने पास रखा था, फिर भी इस बार वे अमर स्तर की रैंकिंग में केवल तीसरा स्थान ही हासिल कर पाए। बेशक ये प्रजातियों की अंतिम रैंकिंग नहीं थी, अंतिम रैंकिंग अभी भी बदल सकती है। प्रजातियों की रैंकिंग के लिए अंतिम लड़ाई 10 दिनों में शुरू होने वाली थी। देखने के लिए कोई प्रजाति रैंकिंग लड़ाई न होने के कारण लिन शेन कुछ हद तक ऊब गया और स्काई नेट पर कुछ समाचार ब्राउज किया। अचानक एक ट्रेंडिंग समाचार की खोज की। असेंशन लेवल 3rd माउंटेन से प्रथम रैंक वाले व्यक्ति ने स्काई नेट पर लिन शेन को खुलेआम चुनौती दी थी और कहा था कि वह लिन शेन को हराने में सक्षम है। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह रैंकिंग लड़ाई में लिन शेन पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस समय लड़ाई छोड़ने का फैसला किया। वह अपने चरम पर लिन शेन का सामना करना चाहता था और यह अप्रत्याशित था कि लिन शेन बाहर हो जाएगा, जिससे उसे खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। स्काई नेट पर 3rd माउंटेन की चुनौती सभी को ये बताने का एक प्रयास था कि उनका प्रथम स्थान पूरी तरह से उनके योग्य था। हालांकि 3rd माउंटेन वर्तमान में पहले स्थान पर था, लेकिन रैंकिंग की लड़ाई से लिन शेन, क्रिस्टिन और डीएस बर्री के हटने के कारण कई लोगों को लगा कि 3rd माउंटेन का पहला स्थान कुछ हद तक अवांछनीय था। यही वजह थी कि वह खुद को मुखर करने के लिए इतना उत्सुक था। हालांकि लिन शेन का मानना था कि 3rd माउंटेन का इतनी दूर तक जाना सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं था, क्योंकि 3rd माउंटेन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह स्काई पिनिकल स्टार को चुनौती देने के लिए उसके पास आना चाहता है तथा आशा करता है कि सेलेस्टियल रेस उसे यह अवसर प्रदान करेगी। साधारण लोगों को स्काई पिनिकल स्टार में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। यह आकाशीय जाति का मात्र तारा था, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां कोई भी प्रवेश कर सकता था। 3rd माउंटेन की गतिविधियों के कारण लिन शेन का मानना था कि इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह इस अवसर का उपयोग सेलेस्टियल रेस में शरण लेने के लिए कर रहा था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस गुट में शामिल होना चाहता था। लिन शेन ने 3rd माउंटेन की चुनौती पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे किसी और के लिए कदम रखने का पत्थर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन लिन शेन को आश्चर्य हुआ जब सेलेस्टियल रेस के अधिकारियों ने वास्तव में स्काई पिनिकल स्टार में प्रवेश करने और लिन शेन को चुनौती देने के लिए 3rd माउंटेन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। इस घटना ने उन लोगों में उत्साह पैदा कर दिया जो लिन शेन के समूह से पूर्ण शक्तिशाली मुकाबला न देख पाने के कारण कुछ हद तक निराश थे, और उन्होंने मांग की कि सेलेस्टियल रेस तीसरे माउंटेन की चुनौती की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करे। सेलेस्टियल रेस के अधिकारियों ने एक बार फिर आगे आकर घोषणा की कि जिस क्षण 3rd माउंटेन स्काई पिनिकल स्टार में प्रवेश करेगा, वे शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 3rd माउंटेन के साथ कोई अनुचित व्यवहार न हो। जिन आलसी लोगों के पास देखने के लिए कोई रैंकिंग लड़ाई नहीं थी, उनमें से लगभग सभी ने अपना ध्यान इस मामले पर केंद्रित कर लिया। लिन शेन ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ओयांग यूडू ने उसे बताया था कि सहायक पदों के लिए कई उम्मीदवारों का चयन किया गया है, इसलिए वह स्वयं एक उम्मीदवार चुन सकता है। प्रारंभ में लिन शेन ने ओयांग यूडू को अकेले ही चयन करने देने की योजना बनाई थी, लेकिन ओयांग यूडू द्वारा भेजे गए संभावित उम्मीदवारों की तस्वीरों को देखने के बाद लिन शेन ने अपने सहायक को चुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने का फैसला किया। लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आमतौर पर शांत रहने वाला संस्थान आज विशेष रूप से जीवंत था और कई लोग प्रांगण के बाहर खड़े थे। ची शिनहुओ बिजली का डंडा पकड़े हुए ऊंची आवाज में व्यवस्था बनाए रख रहे थे। आंटी साई मुख्य द्वार पर लोगों का पंजीकरण कर रही थी, जबकि सफाई करने वाले टाइगर लोग किनारे पर नंबर कार्ड बांट रहे थे। लिन शेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया और सीधे सामान्य अतिथि हॉल में चले गए, जहां उन्होंने अंततः ओयांग यूडू को देखा। क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि केवल फोटो में दिखने वाले ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं? बाहर इतने सारे लोग क्यों हैं? लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया, कम से कम 1000 लोग थे। ओयांग यूडू ने बताया, वे अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें मैंने विशेष सेवा विभाग के लिए भर्ती किया है। उन्हें कम वेतन, कम जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कोई आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। मैं उन्हें आधिकारिक दर्जा कैसे दे सकता हूं? अगर मैं देता तो स्काई पिनिकल स्टार पर स्थायी निवास की इच्छा रखने वाले कई शीर्ष निर्वाण साधक इस पद के लिए होड़ लगा देते।
मैं आसानी से इनसे कहीं ज्यादा ऊंचे मानकों वाले कुछ लोगों को भर्ती कर सकता हूं। इन्हें मेहनत के लिए रखा जाता है, बस उन्हें बता दें कि हमारे पास स्लॉट उपलब्ध है और उन्हें स्थायी पद की उम्मीद दें। हमें उन्हें वास्तव में ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओयांग यूडू ने कहा, आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूं। मेरे सहायक के बारे में क्या? लिन शेन ने सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि ओयुयांग यूडू उससे कहीं बेहतर था, ये देखते हुए कि ओयुयांग यूडू अब एक कबीले का प्रभारी था। ये वे लोग हैं जो मैंने भेजी तस्वीरों में से हैं और आपके साक्षात्कार के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें सावधानी से चुना है, प्रत्येक की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। आप खुद चुन सकते हैं। ओयांग यूडू ने साक्षात्कारकर्ता नंबर 1 को किसी को बुलाने के लिए कहा। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति एक टाइगर व्यक्ति निकला जो अत्यंत शक्तिशाली था तथा स्पष्टतः ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ 10 विरोधियों से मुकाबला कर सकता था। मेरा नाम नॉर्थ ईस्ट टाई है, नोवा टर्न असेंशन पंजा तकनीक में विशेषज्ञ। टाइगर व्यक्ति ने अपनी विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करना शुरू किया और संयमित बल के साथ ब्लैक टाइगर हॉट फ्लिकिंग फिस्ट का प्रदर्शन किया। लिन शेन ने उसके बायोडेटा पर नजर डाली और पूछा, क्या आपने स्काई पिनेकल स्टार पर मुफ्त मुकाबला प्रतियोगिता 3 बार जीती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये 4 बार हुआ है, 2 बार बेस म्यूटेशन लेवल में और 2 बार असेंशन लेवल में। मैं अगली प्रतियोगिता में फिर से चैंपियनशिप जीतूंगा, नॉर्थ ईस्ट टाई ने आत्मविश्वास से घोषणा की। इतनी ताकत के साथ आपने नस्लीय रैंकिंग युद्धों में भाग क्यों नहीं लिया? लिन शेन ने एक और सवाल पूछा। नॉर्थ ईस्ट टाई ने जवाब दिया, एक सैंडर के रूप में मैं नस्लीय रैंकिंग को प्रभावित नहीं कर सकता, इसमें भाग लेना निरर्थक होगा। ओयांग यूडू ने लिन शेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए नॉर्थ ईस्ट टाई से कहा, आप वापस जा सकते हैं और हमारे नोटिस का इंतजार कर सकते हैं। अगर हम आपको काम पर रखने का फैसला करते हैं तो हम आपको 3 दिनों के भीतर सूचित करेंगे। नॉर्थ ईस्ट टाई उठकर चले गए। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी। मजबूत लड़ाकू क्षमता, निम्न स्तर, आपको काम को संभालने में मदद कर सकता है और यदि कोई समस्या आती है तो आप उससे निपट सकते हैं। ओयांग यूडू ने नॉर्थ ईस्ट टाई को चुनने के अपने कारण पर टिप्पणी की। आरोही स्तर के लोगों में नॉर्थ ईस्ट टाई सबसे मजबूत लड़ाकू था जिसे वह भर्ती कर सकता था। चलो देखते रहें, लिन शेन ने असंतुष्ट होकर कहा। ओयांग यूडू ने इसके बाद उम्मीदवार संख्या 2 को बुलाया, जो एक चौड़े और मजबूत पिग्मा व्यक्ति थे। कृपया अपना परिचय दें, ओयांग यूडू ने कहा, यह देखकर कि लिन शेन चुप रहा था। पिग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम बिग स्मार्ट है तथा मेरा आईक्यू टेस्ट स्कोर 208 है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं एक नज़र में ही सब कुछ याद कर सकता हूँ। मैं अवलोकन में कुशल हूँ तथा मुझमें निगरानी और प्रति निगरानी की मजबूत क्षमताएं हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, फोटोग्राफिक मेमोरी। तो क्या तुमने देखा कि जब तुम अंदर आए तो मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? लिन शेन ने बिग स्मार्ट से पूछा। हाँ, बिग स्मार्ट ने जवाब दिया। भले ही आपके सामने एक कप और एक किताब है, लेकिन आपने उन्हें छुआ नहीं है। शुरू से लेकर अब तक आप अपने हाथों में एक ही बायोडेटा पकड़े हुए हैं, जो मेरा नहीं है, बल्कि पिछले टाइगर व्यक्ति का है। और आप इसे उल्टा पकड़े हुए हैं। आपके रवैये को देखते हुए आप उस टाइगर व्यक्ति के पक्ष में नहीं थे और आप मुझ में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसलिए अलविदा। बिना किसी और बात के बिग स्मार्ट मुड़ा और अतिथि कक्ष से बाहर चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैसे हो? वह बहुत होशियार और सक्षम है। चूंकि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसे अपने साथ रखने से तुम बहुत सी परेशानियों से बच सकती हो। वह तुम्हारे दैनिक जीवन का भी अच्छे से ख्याल रख सकता है ताकि तुम्हें तुच्छ मामलों पर समय और ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े। ओयांग यूडू ने महसूस किया कि लिन शेन को बिग स्मार्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसने बिग स्मार्ट को अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका दिया। वह वास्तव में सक्षम है, लेकिन हमें तलाश जारी रखनी चाहिए। लिन शेन अविचलित रहा। लिन शेन ने पूरे विश्वास के साथ इस मामले को ओयांग यूडू को सौंप दिया था, लेकिन ओयांग यूडू द्वारा भेजी गई तस्वीरों की समीक्षा करने पर लिन शेन को एक गंभीर समस्या का पता चला। ओयांग यूडू वास्तव में आंतरिक सुंदरता की सराहना करता था। एम्पायर से जुड़े रहें। इसलिए उनके द्वारा चुने गए सहायकों जैसे बिग स्मार्ट और नॉर्थ ईस्ट टाइप में काफी आंतरिक सुंदरता थी। एक होशियार था और एक मजबूत, दोनों ही लिन शेन की कई कार्यों में मदद करने में सक्षम थे। समस्या ये थी कि लिन शेन को ऐसे सहायकों की जरूरत नहीं थी।
वह पहले से ही ताकतवर था और उसके साथ उससे भी ज्यादा ताकतवर एक अजनबी व्यक्ति होना ठीक नहीं था। इसलिए लिन शेन के लिए कोई सहायक लड़ सकता है या नहीं, यह अप्रासंगिक था। आखिरकार कोई भी उसके जितना ताकतवर नहीं था। जहां तक बिग स्मार्ट जैसे किसी व्यक्ति की बात है, लिन शेन भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह इतना चतुर था कि वह छोटे छोटे सुरागों से बहुत कुछ पता लगा सकता था। उसके पीछे पीछे चलते हुए वह शायद लिन शेन के अंडरवियर का रंग भी जान सकता था। लिन शेन ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिन शेन को ये विकल्प पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने ओयांग यूडू को नए लोगों को लाने के लिए कहा। ओयांग यूडू को जो संभावित सहायक मिले उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी खूबियां थीं। लिन शेन ने कई और उम्मीदवारों को देखा, सभी में उल्लेखनीय गुण थे। यहां तक कि एक ऐसा भी था जो एक बेहतरीन रसोइया था, विभिन्न शिष्टाचार और सामाजिक मेलजोल में निपुण था, बटलर जैसा दिखता था। दूसरा व्यक्ति हर प्रकार का व्यक्ति था, जो सभी प्रकार के कार्यों से परिचित था तथा उसे दिव्य जाति के विभिन्न पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट समझ थी। लिन शेन ने देखा, लेकिन तब तक कोई संबंध महसूस नहीं किया जब तक कि एक अन्य उम्मीदवार नहीं आया, जिससे लिन शेन सीधे बैठ गए। अपना परिचय दें, लिन शेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जब उसने ओयांग यूडू द्वारा भेजी गई तस्वीर की तुलना अपने सामने बैठे व्यक्ति से की। तस्वीर और वास्तविक व्यक्ति में लगभग कोई अंतर नहीं था। वास्तव में वह व्यक्ति और भी बेहतर दिख रहा था। बहन हू ताइगा कबीले की एक छोटी शाखा, व्हाइट ताइगा कबीले से संबंधित 25 वर्ष की, 9वीं बारी आरोहण पंजा तकनीक में कुशल। बहन हू ने अपना परिचय देना शुरू किया। श्वेत ताइगा कबीला ताइगा कबीले से भिन्न था। ताइगा कबीले के सिर बाघ के समान थे, लेकिन श्वेत ताइगा कबीले की बहन हू के कान और पूंछ केवल एक जोड़ी सफेद थी, जो ताइगा कबीले की विशेषता थी। वह अन्य सभी स्थानों पर मानव से भिन्न नहीं दिखती थी। सिस्टर हू का शरीर सुडौल, एथलेटिक था, छाती बड़ी थी और चेहरा राजसी सुंदरता बिखेरता था। खास बात यह थी कि व्हाइट टाइगर कबीले में श्वेत शब्द बिल्कुल सटीक बैठता था। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि वह चमकती हुई लगती थी। यह अच्छा है, लिन शेन ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। शेन हू के पक्ष में तत्काल निर्णय लेना चाहते थे, लेकिन ओयांग यूडू ने हू को पहले वापस भेज दिया और कहा कि निर्णय लेने से पहले लिन शेन को प्रक्रिया पूरी करने दीजिए। आखिरकार चूंकि वह आ चुकी थी, इसलिए निर्णय लेने से पहले उसके प्रदर्शन की समीक्षा करना उचित था। लिन शेन को लगा कि इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि वे उससे मिले बिना उसे वापस नहीं भेज सकते थे। इससे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पर नकारात्मक ध्यान आकर्षित होने की संभावना अधिक होगी। इसलिए लिन शेन को धैर्यपूर्वक मूल्यांकन जारी रखना पड़ा। उसने सोचा था कि यह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन जब उम्मीदवार नंबर 18 अंदर आया तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी हो। लिन शेन ने शायद ही कभी छोटे बालों वाली महिला का वर्णन करने के लिए सेक्सी शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला के छोटे बाल बहुत उपयुक्त लग रहे थे, जो उसके चेहरे की रेखाओं को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे। उसकी सुंदरता स्वच्छ तीक्ष्ण थी, एक प्रकार की स्पष्ट सुंदरता जो सीधे आत्मा पर चोट करती थी। सारी विनम्रता, सारी विद्वत्तापूर्ण शालीनता ऐसी ताजगी भरी कामुकता के सामने महत्वहीन लग रही थी। प्रसवोत्तर साधना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्मजात गुणों को बदला नहीं जा सकता। इस उम्मीदवार को देखने के बाद लिन शेन को अचानक लगा कि हू शायद थोड़ा ज्यादा ही असभ्य लग रहा है। लिन शेन ने ओयांग यूडू द्वारा दी गई तस्वीरों को पलटकर देखा। वास्तव में ऐसी ही एक महिला थी, लेकिन सिर्फ तस्वीरें देखकर न्याय नहीं हो सकता था। वह वास्तव में कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसका शरीर पतला था किंतु दुबला नहीं था, मोटा था किंतु मोटा नहीं था, गरिमा में था किंतु आकर्षक था। ये वाक्यांश मानो उसके लिए ही बनाए गए थे। अपना परिचय दीजिए, ओयांग यू ने बगल से पूछा। लिन वान, मानव, 22, 10वीं बारी आरोही, सभी ट्रेडों में जैक, किसी भी में मास्टर नहीं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन वान नाम ने लिन शेन को एक मानव ऋषि द्वारा लिखी गई कविता की एक सुंदर पंक्ति की याद दिला दी। उसका नाम उस पंक्ति के अंतिम 2 अक्षर थे। क्या आप खाना बना सकते हैं? लिन शेन ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, हाँ, लिन वान ने सिर हिलाया। क्या तुम घर के काम कर सकती हो? लिन शेन ने फिर पूछा। हाँ, लिन वान ने एक बार फिर सिर हिलाया। साम्राज्य में छिपी कहानियों का अन्वेषण करें। खांसी। ओयांग यूडू ने हल्के से खांसते हुए लिन शेन को बीच में रोका और लिन वान से पूछा, क्या आप दिव्य जाति के शिष्टाचार से परिचित हैं और दिव्य जाति के बारे में कुछ समझ रखते हैं? आप किस प्रकार के दिव्य जाति शिष्टाचार की बात कर रहे हैं? लिन वान ने पूछा।
क्या कोई अंतर है? ओयांग युदू ने पूछा। स्वर्गीय जाति के शिष्टाचार 3 प्रकार के होते हैं। प्राचीन शिष्टाचार का आजकल बहुत कम उपयोग किया जाता है। आधुनिक शिष्टाचार को कुलीन शिष्टाचार और लोकप्रिय शिष्टाचार में विभाजित किया गया है। लोकप्रिय शिष्टाचार सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुलीन शिष्टाचार कुछ जटिल है। लिन वान ने सहजता से बोलते हुए दिव्य जाति के विभिन्न शिष्टाचारों के बारे में बताया। युदू, मुझे लगता है कि हमें उससे चुनना चाहिए। वह सक्षम है, उच्च स्तरीय है और सुंदर भी है, लिन शेन ने कहा। ओयांग युदू ने कहा, चलिए पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। अब केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। ठीक है, सुश्री लिन वान, कृपया एक पल के लिए बाहर प्रतीक्षा करें और हम बाद में बात करेंगे, लिन शेन ने लिन वान से कहा। ओयांग युदू खुद को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देने से नहीं रोक सका। लिन शेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अंतिम 2 उम्मीदवार वास्तव में प्रभावशाली थे, लेकिन ओयांग युदू द्वारा पहले चुने गए उम्मीदवारों की तरह उनमें भी एक आंतरिक सुंदरता थी जो उनकी बाहरी सुंदरता को थोड़ा ढक लेती थी। उनके जाने के बाद लिन शेन ने लिन वान को, जो बाहर इंतजार कर रही थी, वापस अंदर बुलाया। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हम दोनों का उपनाम लिन है और हम दोनों ही इंसान हैं। सदियों पहले हम एक ही परिवार से हो सकते थे। जब हम दूसरों के सामने होते हैं तो तुम मुझे डीन कह सकती हो, जब सिर्फ हम होते हैं तो बेझिझक मुझे लिन शेन कह सकती हो। लिन शेन। लिन वान की आवाज विशेष रूप से मधुर नहीं थी, न ही उसमें नाक से निकलने वाली आवाज थी। ये कुछ हद तक ठंडी भी थी, फिर भी ये लोगों के दिलों में खुजली पैदा करने में कामयाब रही। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन वान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और उसे जाते हुए देखने के बाद ओयांग युदू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लिन शेन, किसी सुंदरी के जाल में न फंसे और सिर्फ इसलिए उस पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करे क्योंकि वह मानव है। ब्रह्मांड में अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के अनगिनत उदाहरण हैं। लिन शेन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरा अपना निर्णय है। अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। ओयांग युदू को पता था कि यह मिस्टर लिन शेन एक चंचल व्यक्ति है और उसने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया। तियानजुन के तीसरे पहाड़ से चुनौती के बारे में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसकी चिंता क्यों करें? अगर वह आना चाहता है तो उसे आने दें। मेरे पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। यह इतना सरल नहीं है। थर्ड माउंटेन को स्काई पिनेकल स्टार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और यहाँ तक कि उसे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने की भी अनुमति दी गई है। मैं सब के पीछे सेलेस्टियल कोर्ट का हाथ देख सकता हूँ, ओयांग युदू ने टिप्पणी की। लिन शेन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने बेपरवाही से कहा, सेलेस्टियल कोर्ट नहीं चाहता कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट फिर से उभरे। स्वाभाविक रूप से ये हमें बाधित करने के लिए सब कुछ करेगा। थर्ड माउंटेन केवल एक मोहरा है। अगर वह मुझे हराने में कामयाब हो जाता है तो सेलेस्टियल कोर्ट उसे भर्ती कर लेगा और ब्रह्मांड की विभिन्न जातियां सोचेंगी कि सेलेस्टियल रेस के पास एक व्यापक दिमाग है जो सभी जातियों के शक्तिशाली व्यक्तियों को स्वीकार करने में सक्षम है। वे एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करेंगे और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट और स्वर्गीय सम्राट दोनों के खिलाफ एक झटका भी देंगे। यह उनके लिए एक जीत है। यदि थर्ड माउंटेन हार जाता है तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च रैंकिंग वाले एस्केंडर को सेलेस्टियल रेस के अधीनस्थ द्वारा पराजित किया जाएगा, जो हमारी प्रतिष्ठा के लिए भी फायदेमंद होगा। सेलेस्टियल कोर्ट की गणना वास्तव में चतुर है, ओयांग युदू ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, इसलिए मैं उससे परेशान नहीं हो सकता। उसे स्काई पिनेकल स्टार के आसपास घूमने दो जितना वह चाहता है। अगर मैं उसे अनदेखा करता हूं तो निश्चित रूप से सेलेस्टियल कोर्ट उसे हमेशा के लिए यहां नहीं रख सकता है ना? लिन शेन ने कहा। यह सच है, लेकिन दिव्य न्यायालय निश्चित रूप से आप पर दबाव बनाने का कोई रास्ता खोज लेगा। वे आपको इतना सहज नहीं होने देंगे, ओयांग ने जवाब दिया। तो मैं सेलेस्टियल स्टार पर जाकर छिप जाऊंगी। क्या वे सचमुच आकर मुझे बाहर खींच सकते हैं? लिन शेन ने पूछा। ओयांग युदू मुस्कुराया, बेशक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौती स्वीकार करना बुरा विचार नहीं हो सकता है। हालांकि तियानजुन का तीसरा पर्वत एक साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसकी ताकत शायद क्रिस्टिन की तरह कम नहीं है, लेकिन एक अलग शैली में। यहां तक कि क्रिस्टिन को भी उसके खिलाफ अनिश्चित लड़ाई हो सकती है। मैंने उसकी लड़ाइयां देखी हैं, उसकी डैमेज रिबाउंड क्षमता वाकई बहुत जबरदस्त है। आक्रामक शक्ति जितनी मजबूत होगी, हमलावर को उतना ही अधिक नुकसान होगा। यह अज्ञात है कि क्या क्रिस्टिन की तलवार की रोशनी उसकी डैमेज रिबाउंड को भेद सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो थर्ड माउंटेन के पास कोई मौका नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो क्रिस्टन निश्चित रूप से हार जाएगी, क्योंकि डैमेज रिबाउंड बहुत विकृत है, लिन शेन ने सोचा। ओयांग युदू ने सिर हिलाया, तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम उसे हरा सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बेहतर होगा कि तुम उसे जल्दी से जल्दी हरा दो। मानवता की प्रतिष्ठा अभी अभी बढ़नी शुरू हुई है। अगर तुम ये लड़ाई जीत सकते हो तो यह मनुष्यों को अन्य जातियों के संरक्षण में रहने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें सत्ता में बैठे लोगों द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से रोका जा सकेगा। लिन शेन को ये भी पता था कि मानवता की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अधिकांश मानव कबीले तोप के चारे से अधिक कुछ नहीं थे। ठीक उसी तरह जैसे मेतिची परिवार, जो तियानशुन के अधीन था, ने तियानशुन को विस्तार करने में मदद करने के लिए जनशक्ति और संसाधनों का योगदान दिया। वे शुद्ध तोप का चारा थे। तियानशुन को निशाना बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा वास्तव में इसी भाग्य से बचने के लिए थी। अब ब्रह्मांडीय रैंकिंग में मनुष्यों के उत्थान के साथ कुछ शक्तिशाली कुलों ने मानव क्षमता को देखना शुरू कर दिया है। कम से कम मानव परिवारों को उनके साथ गठबंधन करने पर कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक अवसर मिल सकते हैं। शायद कुछ लोग तोप के चारे बनने के भाग्य से बच पाएंगे। ये कठिन नहीं होना चाहिए, लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक हंस पड़े। आखिरकार ये रैंकिंग की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसे हराने के लिए मुझे खुद एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। तीसरा पर्वत स्काई पिनेकल स्टार में प्रवेश किया तो वास्तव में सेलेस्टियल रेस के आधिकारिक समाचार चैनल ने पूरी प्रक्रिया का प्रसारण किया। सेलेस्टियल कोर्ट ने एक ऐसा आयोजन भी किया जिसमें थर्ड माउंटेन व्यक्तिगत रूप से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में चुनौती देने के लिए गया। स्पष्ट रूप से आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि सेलेस्टियल रेस के भीतर कुछ लोग थे जो लिन शेन को जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे थे। तभी कई लोगों को एहसास हुआ कि लिन शेन वास्तव में सेलेस्टियल रेस के सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन थे। साम्राज्य पर अध्याय पढ़ें। लिन शेन वास्तव में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने दुर्जय हैं। एक अन्य जाति के सदस्य का सेलेस्टियल जाति में डीन बनना पहले ही लिन शेन की ताकत को साबित कर चुका है। मैंने सुना है कि लिन शेन एक उच्च रैंकिंग वाली सेलेस्टियल महिला अधिकारी का पसंदीदा आदमी है। यही कारण है कि वह डीन के पद तक पहुंचने में सक्षम था। कौन सी दिव्य महिला अधिकारी इतनी शक्तिशाली है कि उसमें इतनी ऊर्जा है? ऐसा कहा जाता है कि यह तियान परिवार की एक महिला है जिसका दिव्य न्यायालय में भी स्थान है। अरे, ये तो वाकई बहुत बड़ा शुगर मम्मी गेम है। सेलेस्टियल कोर्ट में सीट पाने वाली एक महिला सेलेस्टियल कोई साधारण नहीं है। जनता की राय की दिशा शीघ्र ही बदल गई। लोग लिन शेन और महिला सेलेस्टियल के बारे में गपशप में अधिक रुचि रखने लगे, बजाय इसके कि वह स्वयं एक डीन था। सेलेस्टियल कोर्ट वास्तव में गंदा खेल खेल रहा है, कैथरीन, जो लाइव प्रसारण देख रही थी, ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। अगर वे हार जाते हैं तो ये सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट और तियानशुन की प्रतिष्ठा खो जाएगी। अगर वे जीत जाते हैं तो ये सेलेस्टियल रेस का सम्मान होगा। उनका कैलकुलस बहुत चालाक है। क्या आपको लगता है कि लिन शेन चुनौती स्वीकार करेगा? टिया ने पूछा, तीसरे माउंटेन को पहले से ही सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर देखकर। संभवतः उसके पास मना करने की सुविधा नहीं है, कैथरीन ने कहा, जैसे ही सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के दरवाजे खुले और कोई बाहर आया। वहां कौन जाता है? व्यक्ति ने दरवाजे के बाहर खड़े तीसरे पर्वत को देखा और पूछा। शान वंश का तीसरा पर्वत लिन शेन को चुनौती देने के लिए यहाँ आया है, तीसरे पर्वत ने अपने सामने खड़े व्यक्ति के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा। उस आदमी ने उसे लिए बिना ही उस पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, क्या आपके पास हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन को चुनौती देने की योग्यता है? मैं कबीले की रैंकिंग के लिए आरोही सूची में प्रथम स्थान पर हूँ। क्या ये योग्यता पर्याप्त नहीं है? तीसरे माउंटेन ने गंभीरता से कहा। आरोही सूची में प्रथम स्थान, इसकी क्या कीमत है? हमारे डीन के बराबर खड़े होने के लायक, आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसके शब्दों ने तुरंत ही ब्रह्मांड में सूची में स्थान पाने वाले अनगिनत आरोही लोगों को क्रोधित कर दिया। जल्द ही हर कोई लिन शेन के अहंकार के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वह रैंकिंग सूची में स्थान पाने वाले आरोही लोगों को कोई सम्मान नहीं देता था। यदि आरोही सूची में प्रथम होना पर्याप्त नहीं है तो मुझे पूछना चाहिए कि लिन शेन को चुनौती देने के लिए कौन योग्य है। तीसरे पर्वत को मन ही मन खुशी हुई कि लिन शेन का अधीनस्थ इतना घमंडी था, इसने उसे नैतिक रूप से उच्च स्थान पर पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया और आगे कहा, कोई भी योग्य नहीं है।
थर्ड माउंटेन के बोलने का इंतजार किए बिना वह आदमी आगे बोला, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में 100 साल से ज्यादा समय से कोई डीन नहीं है, क्योंकि हम बेहतरीन न होने से बेहतर कुछ नहीं में विश्वास करते हैं। लॉर्ड हेवनली एम्परर को सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के लिए एक नया डीन चुनने में इतना समय लग गया जो गुणी और योग्य हो। वह पूरे इंस्टीट्यूट का भविष्य संभालता है और इसके साथ ही अनगिनत परिवारों का भविष्य सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। उसका जीवन अब उसका अपना नहीं है, ये हमारे पूरे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का है। डीन को कबीले की रैंकिंग की लड़ाई में भाग लेने देना एक अनिच्छुक अंतिम उपाय था। उसने अपनी जाति के गौरव के लिए लड़ाई लड़ी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब जब वह प्रतियोगिता से हट गया है तो यह अब कबीले की रैंकिंग के लिए युद्ध का मैदान नहीं है और उसका आपसे कोई झगड़ा नहीं है। उसे आपकी चुनौती क्यों स्वीकार करनी चाहिए? हमारे डीन को चुनौती देना हमारे संस्थान में असंख्य परिवारों के भविष्य को चुनौती देने जैसा है। आप हमारी जान के पीछे पड़े हैं। आपके अकेले जीवन को सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में इतने सारे लोगों के जीवन को चुनौती देने का क्या अधिकार है? उस व्यक्ति ने थर्ड माउंटेन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आपकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे डीन को मामूली चोट भी लगती है तो क्या आप संस्थान में युवा और वृद्ध असंख्य लोगों का समर्थन करेंगे? ये तो बस एक मुकाबला है। अगर तुम्हारा डीन सक्षम है तो इन चीजों की चिंता क्यों करता है, जब तक कि वह मुझसे यानी तीसरे माउंटेन से डरता न हो। तीसरा माउंटेन उदासीन भाव से बोलता रहा। ये सुनकर वह आदमी हंसा, मैंने इतना कुछ सिर्फ ये बताने के लिए कहा है कि तुम और हमारे डीन एक ही स्तर पर नहीं है, न ही तुम दोनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। अगर कबीले की रैंकिंग न होती तो तुम्हें उसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर हर टॉम, डिक और हैरी चुनौती भेजे तो क्या हमारे डीन कभी कोई काम कर पाएंगे? हालांकि चूंकि तुम अपना नाम बनाने के लिए इतने उत्सुक हो और उसे चुनौती देने पर जोर दे रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी बात मानेंगे। यहीं रुको, हमारे डीन काम में व्यस्त हैं, अपना काम खत्म करने के बाद वे तुम्हारी चुनौती का जवाब देंगे। ये कहकर उस आदमी ने तीसरे पर्वत के हाथ से चुनौती स्वीकार कर ली और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजा बंद कर दिया। कई लोगों ने सोचा कि उसने जो कहा उसमें कारण था, क्योंकि लिन शेन 100 से अधिक वर्षों के बाद स्वर्गीय सम्राट द्वारा नवचयनित डीन थे। ऐसे लोगों पर स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत और स्तर से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उनके लिए द्वंद्व युद्ध का नतीजा वाकई मामूली लगता था। अकेले थर्ड माउंटेन के लिए एक पूरे संस्थान के डीन को चुनौती देना वास्तव में स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। इस घटना ने स्वर्गीय नेटवर्क पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि उच्च और निम्न स्थिति के बीच कोई अंतर नहीं था। साथ ही आरोही के रूप में तीसरे पर्वत को लिन शेन को चुनौती देने का अधिकार था। हालांकि अन्य लोगों का मानना था कि डीन के रूप में जो पूरे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भविष्य के लिए जिम्मेदार है, जिसका कोई झगड़ा या कारण नहीं है और जो कबीले की रैंकिंग सूची में नहीं है, उसे ऐसी अपमानजनक चुनौती क्यों स्वीकार करनी चाहिए? हर किसी के पास अपने अपने तर्क थे और कोई भी पक्ष दूसरे को सहमत नहीं कर सका। हालांकि कई लोगों का आमतौर पर मानना था कि लिन शेन निश्चित रूप से तीसरे पर्वत को हराने के बारे में आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था, अन्यथा उसने इतना उपद्रव नहीं किया होता। आखिरकार हम आरोही सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि लिन शेन दुर्जय है, लेकिन शायद उसे जीत का भरोसा नहीं है, किसी ने कहा। निश्चित जीत को भूल जाए, क्या वह जीत सकता है, ये प्रश्न में है। थर्ड माउंटेन क्षति प्रतिक्षेप में माहिर है और लिन शेन की ताकत हमला उन्मुख क्षमताओं में निहित है, जो उस पर वापस हमला कर सकती है, जिससे वह खुद घायल हो सकता है या बिना लड़े ही मर सकता है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। लिन शेन शक्तिशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरा पर्वत उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस प्रकार की राय स्वर्गीय नेटवर्क पर व्यापक थी, जिसमें बहुमत का मानना था कि तीसरा पर्वत लिन शेन का शत्रु था। यही कारण था कि लिन शेन ने चुनौती को तुरंत स्वीकार नहीं किया था। लिन शेन अपने कार्यालय में ओयांग यूदू के साथ चाय पी रहे थे, जबकि वह व्यक्ति जो दरवाजे पर तीसरे पर्वत से बात कर रहा था अंदर आया। डीन, मंत्री ओयांग, यहाँ तीसरे पर्वत की चुनौती है। अतः अच्छी बात कही, आओ हमारे साथ चाय पियो। लिन शेन ने अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। नॉर्थ ईस्ट टाई थोड़ा हिचकिचाया। उसने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में प्रवेश तो लिया था, लेकिन लिन शेन के सहायक के रूप में नहीं, इसके बजाय वह ओयांग यू के अधीन विशेष सेवा विभाग में शामिल हो गया। ओयांग यूदू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना ज्यादा सोचे डीन जो भी करने को कहे वही करो।
तभी नॉर्थ ईस्ट टाई बैठ गए और लिन शेन और ओयांग यूडू ने बातचीत करना और चाय पीना जारी रखा, मानो वे बाहर चुनौतीपूर्ण तीसरे पर्वत के बारे में भूल गए हों। वान ने तीनों के लिए एक व्यवस्थित ढंग से चाय बनाए और काम करते समय वह अत्यंत पेशेवर दिख रही थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी सुंदरता थी, जिसने मूल रूप से बेस्वाद चाय में कुछ सुगंधित नोट जोड़ दिए। लिन शेन तीसरे पहाड़ की जल्दी से जल्दी देखभाल करना चाहता था, लेकिन ओयांग यूडू ने उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी। अगर वह चुनौतियों को इतनी आसानी से स्वीकार करने लगा तो क्या इससे अंतहीन परेशानी नहीं होगी। इस तरह की समस्या एक बार हो सकती है, लेकिन दूसरी बार नहीं। यही वजह है कि ओयांग यूडू ने नॉर्थ ईस्ट टाई से ये शब्द कहे। वह सभी को बताना चाहता था कि लिन शेन एक संस्थान के डीन थे, जिनके पास कई मामले थे। उनके पास थर्ड माउंटेन जैसे लोगों से परेशान होने या किसी भी चुनौती को स्वीकार करने का समय नहीं था। अगर कोई उसे चुनौती देना चाहता है तो वह गेट के बाहर इंतजार कर सकता है। जब तक डीन अपने काम निपटा नहीं लेता तब तक इंतजार करो, और जब उसके पास समय होगा तब वह तुमसे मिलेगा। लिन शेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि ओयांग यूडू के सोचने का तरीका वास्तव में बहुत बदल गया था जब से वह ओयांग परिवार का मुखिया बन गया था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। जब तक तुम चुनौतियों की अंतहीन धारा का सामना नहीं करना चाहते, तुम्हें भूमिका निभानी ही होगी, ओयांग यूडू ने चाय पीते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से लिन शेन नहीं चाहता था कि इस तरह के मुद्दे उठते रहें, और इसलिए उसने चाय का स्वाद लेना जारी रखने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। तीसरा पर्वत बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। वह पर्वत की तरह शांत और अविचल प्रतीत हो रहा था तथा अपनी प्रगति के प्रति आश्वस्त था। सेलेस्टियल रेस के लाइव स्ट्रीम क्रू ने कैमरों को तीसरे पर्वत पर रखा तथा ब्रह्मांड में लाइव प्रसारण किया। शुरुआत में चर्चाएं बहुत ही उत्साहपूर्ण थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, थर्ड माउंटेन पहले ही 1 घंटे से ज्यादा समय तक बाहर खड़ा रहा और लिन शेन बाहर नहीं आए। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के दरवाजे मजबूती से बंद रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि तीसरा पर्वत भी, जो मानसिक रूप से तैयार था, बाहर से अविचलित दिखाई दे रहा था, मानो वह पर्वत की तरह जड़वत हो गया हो, लेकिन अंदर से क्रोध से उबल रहा था। ऑनलाइन लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या लिन शेन तीसरे पर्वत से डरता था और इसीलिए उसने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की तथा देरी का फायदा उठाकर समय खरीदा। हालांकि अधिकांश लोग जानते थे कि देरी करने से कोई खास मदद नहीं मिलेगी। अंततः लिन शेन को तीसरे पर्वत को जवाब देना ही होगा। लिन शेन बहुत ही अजीब रवैया अपना रहा है। तो क्या हुआ अगर वह डीन है? ये तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाना है। उसमें लड़ने की हिम्मत है या नहीं? क्या वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता? जैसे जैसे समय बीतता गया, अधीर लोगों की संख्या बढ़ती गई। जैसे ही थर्ड माउंटेन अपना धैर्य खोने वाला था, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भव्य द्वार आखिरकार फिर से खुल गए। नॉर्थ ईस्ट टाई, जिसे उन्होंने पहले देखा था, गेट से बाहर आ गई। नॉर्थ ईस्ट टाई को देखकर लाइव स्ट्रीम क्रू उत्साहित हो गया और उसने अपने कैमरे उसकी ओर घुमा दिए। डीन ने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है, नॉर्थ ईस्ट टाई ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर भीड़ बहुत खुश हुई। इतने लंबे इंतजार के बाद ये व्यर्थ नहीं गया था। लिन शेन आखिरकार चुनौती स्वीकार कर रहा था। हालांकि डीन आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त है और अभी आपसे लड़ नहीं सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट टाई के इन शब्दों से सभी के माथे पर बल पड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वह लड़ने की हिम्मत रखता है या वह और देरी करना चाहता है? दर्शकों ने उदास होकर पूछा और लिन शेन के बारे में उनकी धारणा और भी खराब हो गई। हम समय और स्थान तय कर सकते हैं, जब भी आप तैयार हो। मैं तैयार हूं, थर्ड माउंटेन ने गहरी आवाज में कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। आपकी चुनौती स्वीकार करना एक निजी मामला है और डीन को आखिरकार अपने आधिकारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होती है। एक बार जब वह अपना काम पूरा कर लेगा तो वह तुरंत बाहर आकर आपसे लड़ेगा। ये कहने के बाद नॉर्थ ईस्ट टाई मुड़ी और एक बार फिर से गेट बंद करते हुए अंदर चली गई। तीसरा पर्वत और बाहर से देख रहे लोग बस इंतजार ही करते रह सकते थे। नॉर्थ ईस्ट टाई के अनुसार लिन शेन अपना काम खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा और वास्तव में दोपहर हो चुकी थी। उसे अपने काम लगभग पूरे कर लेने चाहिए थे, लेकिन वे इंतजार करते रहे। कोई भी पल न चूकने के लिए लाइव स्ट्रीम क्रू ने दोपहर का भोजन भी छोड़ दिया। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के द्वार पूरी तरह से बंद ही रहे। लिन शेन वास्तव में क्या खेल खेल रहा है?
क्या वह इसे शाम तक खींचने की योजना बना रहा है और फिर यह बहाना बनाने की योजना बना रहा है कि कल तक देरी जारी रखने के लिए बहुत देर हो चुकी है? कुछ लोग अभी भी अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें इस समय बहुत व्यस्त रख रहे हैं। ये बकवास है। काम में चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, क्या वह दोपहर के भोजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता? गेट पर खड़ा तीसरा माउंटेन भी थोड़ा निराश दिखने लगा। वह लिन शेन को चुनौती देने के लिए पूरे जोश के साथ यहां आया था, लेकिन इतनी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। तीसरे पर्वत ने मन ही मन लिन शेन को उसकी बेशर्मी के लिए कोसा, लेकिन अपना चेहरा शांत रखा और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दिया, जैसे कि लिन शेन के सभी कार्य उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि अब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया तो वह सचमुच अपना सारा मान खो देगा। तीसरा माउंटेन असहाय महसूस कर रहा था। उसने मान लिया था कि लिन शेन या तो लड़ाई से इनकार कर देगा या फिर सहमत हो जाएगा। किसी भी तरह से एक त्वरित समाधान की उम्मीद थी, लेकिन उसने इस तरह की टालमटोल की उम्मीद नहीं की थी। यह उस योजना के बिल्कुल विपरीत था जिस पर उसने यहां आने से पहले आन परिवार के स्वामी के साथ चर्चा की थी, और उससे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। एन परिवार के भगवान भी अप्रसन्न दिखे, लेकिन वे थर्ड माउंटेन की खुलकर सहायता नहीं कर सकते थे। यदि थर्ड माउंटेन उनकी मदद से जीत जाता तो उन्हें शामिल होने के लिए राजी करने का अगला कदम बहुत पारदर्शी हो जाता। लिन शेन का कद अपने आप में इतना ऊंचा था कि तीसरे माउंटेन के लिए सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में जबरदस्ती घुसना असंभव हो गया। एन परिवार के भगवान को भी पता था कि हालांकि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का पतन हो चुका था, लेकिन ये थर्ड माउंटेन जैसे व्यक्ति के लिए लापरवाही से आक्रमण करने की जगह नहीं थी। वह अपनी छोटी जाति से प्रथम आरोही हो सकता था, लेकिन निर्वाण श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी, जो सेलेस्टियल मास्टर संस्थान में घुसपैठ करने का साहस करते थे, वे अपनी जान बचाकर निकल पाने के बारे में निश्चित नहीं थे। ये सब अंदर के उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सनक पर निर्भर करता था। थर्ड माउंटेन को अच्छी तरह पता था कि स्काई पिनिकल स्टार वह स्थान नहीं था जहां उसकी तरह छोटी जातियों के आरोही लोग परेशानी खड़ी कर सके। उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक अनिश्चित समयावधि के बाद जब दिन गहराने लगा, तीसरे पर्वत ने सोचा कि लिन शेन अगले दिन तक लड़ाई को स्थगित करना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि आज कोई लड़ाई नहीं होगी। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने चरमराहट की आवाज सुनी और मुड़कर देखा कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के द्वार अंततः फिर से खुल गए थे। वह ताइगा व्यक्ति को देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी जगह लिन शेन स्वयं सामने आ गए। थर्ड माउंटेन, आपको इंतजार कराने के लिए मेरी क्षमा याचना। आधिकारिक कर्तव्य अब निपट चुके हैं और मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर सकता हूं, लिन शेन ने गेट के बाहर कदम रखते हुए कहा, ऊपर की सीढ़ियों पर खड़े होकर थर्ड माउंटेन की ओर देखते हुए। अब तीसरा पर्वत आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन वास्तव में अगले दिन तक देरी से बचेंगे। हाँ, अभी कल मुझे काम पर जाना है, और अभी इस संक्षिप्त अवधि में जब मैं मुक्त हूं तो हम इसे हल कर सकते हैं। लिन शेन ने ऐसे कहा जैसे कि वह काम से घर लौटते समय कोई छोटा मोटा काम निपटा रहा हो, और दो मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के बीच टकराव जैसा तनाव उसमें बिल्कुल भी नहीं था। अंधेरा हो रहा है, क्या तुम्हें यकीन है कि सब ठीक है? तीसरे पर्वत ने सोचा कि अगर लिन शेन हार गया तो क्या वह अंधेरे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, लिन शेन ने हल्के से कहा, क्या हम अभी शुरू करें? इसके साथ ही लिन शेन ने तीसरे पर्वत को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। लिन शेन अभी भी वही पुराना लिन शेन है। बाकी सभी को लगता था कि वह तीसरे पर्वत से डरता है, लेकिन पता चला कि उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कोई भी डींग मार सकता है, लेकिन तीसरे माउंटेन की रक्षात्मक क्षमताओं के साथ वह रात होने से पहले लड़ाई को कैसे हल कर सकता है? शायद उसका मतलब ये था कि उसके स्वयं पराजित होने से पहले अंधेरा भी नहीं होगा। मैं बस ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि अंधेरा होने से पहले किससे निपटा जाएगा। स्काई नेट पर लोग पागल हो गए हैं। लिन शेन के तीसरे पर्वत को गंभीरता से न लेने के रवैये से ऐसा लग रहा था कि वह असेंशन रैंकिंग में नंबर 1 का सम्मान नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि थर्ड माउंटेन लिन शेन को चुनौती देने के लिए खुद ही यहां आए थे, जिन्होंने उनके साथ किसी भी तरह से गलत नहीं किया था। उनके आक्रामक दृष्टिकोण के साथ लिन शेन ने उनसे लड़ने के लिए सहमति व्यक्त की, जो पहले से ही उन्हें पर्याप्त सम्मान दे रहा था। ठीक है, चलो अब करते हैं, थर्ड माउंटेन ने एक तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। हम कहाँ लड़ेंगे? यहाँ सब ठीक है, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? लिन शेन ने फिर पूछा। यहाँ
थर्ड माउंटेन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का स्थान इंपीरियल पैलेस से बहुत दूर नहीं था और यह ग्रह के शहर के केंद्र के काफी करीब था। यदि वे यहां लड़े और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा तो सेलेस्टियल रेस चीजों को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। हाँ, देर हो रही है, चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते, लिन शेन ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिसने भी यह सुना उसके चेहरे पर अजीब भाव था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन समय बर्बाद कर रहा है। चूंकि आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं तो मैं पहले जाऊंगा। तीसरे माउंटेन को हिचकिचाते हुए देखकर लिन शेन ने सीधे एक पालतू कैप्सूल फेंक दिया, वही सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन जिसे उसने कुछ समय पहले हासिल किया था। चूंकि पवित्र शील्ड ड्रैगन को सक्रिय करने के लिए 3 कुंजियों की आवश्यकता होती थी और साधारण पालतू बंदूकें एक कैप्सूल के लिए एक कुंजी के साथ डिजाइन की गई थीं, न कि एक पालतू कैप्सूल के लिए 3 कुंजियों के साथ, इसलिए लिन शेन को इसे मैन्युअल रूप से संचालित करना पड़ा। सौभाग्य से ची शिन्हुओ से मडफिश कैचिंग स्किल सीखने के बाद उसके हाथ की गति और निपुणता में बहुत सुधार हुआ था। वह कैप्सूल के 3 छेदों में एक साथ 3 चाबियां डाल सकता था, जो तत्काल सक्रियण से लगभग अलग नहीं था। जब थर्ड माउंटेन ने लिन शेन को आगे बढ़ते देखा तो उसने सोचा कि लिन शेन सफिंग फिस्ट या पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करेगा और जल्दी से अपने कवच को बुलाया। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और कवच लचीले रबर की तरह लहरों जैसे पैटर्न में लहराने लगा। हर कोई थर्ड माउंटेन और लिन शेन पर नजर रख रहा था, एक जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद कर रहा था और पिस्तौल एयर स्ट्राइक कौशल और परावर्तक क्षति कौशल के टकराव का इंतजार कर रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने लिन शेन को अपना हाथ उठाते और एक पेट कैप्सूल छोड़ते देखा, जिससे सभी लोग दंग रह गए। तभी कुछ लोगों को याद आया कि ये दौड़ की रैंकिंग के लिए लड़ाई नहीं थी, जहां पालतू जानवरों और विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि पेट कैप्सूल तुरंत एक पालतू जानवर में बदल गया जो एक पहाड़ी जितना बड़ा था, उन पर टूट पड़ा, थर्ड माउंटेन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर पालतू जानवर को दूर भगाने की कोशिश की। हालांकि उसका थप्पड़ न केवल पालतू जानवर को मारने में विफल रहा, बल्कि वह उसे दूर धकेलने में भी कामयाब नहीं हुआ। पालतू जानवर का विशाल शरीर सीधे नीचे दबा, जिससे उसके नीचे मोटा तीसरा पर्वत तुरंत ही कुचल गया, जैसे कोई मुर्गी अंडे सेने लगती है। हर कोई अचंभित रह गया क्योंकि तीसरा पर्वत नीचे दबकर दृष्टि से ओझल हो गया और काफी समय तक दिखाई नहीं दिया। अब थर्ड माउंटेन बेहद निराश था। होली शील्ड ड्रैगन के नीचे दबा हुआ था, वह उसे दूर भी नहीं धकेल सकता था। उसकी परावर्तक क्षति क्षमता का होली शील्ड ड्रैगन पर कोई प्रभाव नहीं था। वह इतना कसकर दबा हुआ था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ये दृश्य देखकर लगभग जोर से हंस पड़े, लेकिन सौभाग्य से वह इतने पेशेवर थे कि उन्होंने अपनी हंसी रोक ली और कोई खुशी नहीं दिखाई। पवित्र शील्ड ड्रैगन के वजन और ताकत के साथ एस्केंडर्स इसे आसानी से धकेल नहीं सकते थे। ट्राई लाइफ बेस्ड 10 टन अवधारणा क्या थी? मूल रूप से यह एस्केंशन स्तर पर पूर्ण जयता थी और केवल कुछ बढ़ाए गए विशेषता कौशल के साथ इसकी विशेषताएं 1000 के करीब पहुंच सकती थीं। यहां तक कि जब लिन शेन स्वयं 10वें मोड़ के आरोहण पर पहुंचे तो उन्हें ताकत के मामले में पवित्र शील्ड ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल लगेगा। इसके अलावा थर्ड माउंटेन नुकसान को वापस करने में कुशल था। आक्रामक आक्रमण उसका मजबूत पक्ष नहीं था। साधारण आरोही के खिलाफ वह ठीक से कामयाब रहा, लेकिन पवित्र शील्ड ड्रैगन के खिलाफ वह पर्याप्त नहीं था। मौन। हर कोई पवित्र शील्ड ड्रैगन और तीसरे पर्वत को, जो उसके नीचे गायब हो गया था, बस शून्य दृष्टि से देख रहा था। अरे, ये कैसा पालतू जानवर है, बहुत बढ़िया। वो पालतू जानवर बहुत ताकतवर है। तीसरा पर्वत उसके नीचे दबा हुआ है और बाहर भी नहीं निकल सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हो, क्या ये धोखाधड़ी जैसा नहीं है? आप द्वंद्व युद्ध में पालतू जानवरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह कोई रेस रैंकिंग की लड़ाई नहीं है। आप पालतू जानवरों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? पालतू जानवर भी व्यक्ति की ताकत का हिस्सा है ना? आखिर वह पेट क्या है? वो बहुत शक्तिशाली है। तीसरे पर्वत शीर्ष आरोही के शीर्ष पर बैठा है और वह वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता है। लड़ाई खत्म हो गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थर्ड माउंटेन वास्तव में बाहर नहीं निकल सका। उसने पहले ही अपना जीवन आधार इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन ये पवित्र शील्ड ड्रैगन को हिला पाने में पूरी तरह से असमर्थ था। पवित्र शील्ड ड्रैगन एक ऐसा विपथन था जो निर्वाण स्तर के हमलों को भी रोक सकता था।
थर्ड माउंटेन के जीवन आधार की थोड़ी सी भी आक्रमण शक्ति उसे हिलाने का कोई मौका नहीं देती थी। इसके अलावा पवित्र शील्ड ड्रैगन में बल को नष्ट करने, क्षति को वापस लाने और ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमताएं थीं। पवित्र शील्ड ड्रैगन की तुलना में थर्ड माउंटेन की क्षमताएं अभी भी कम थीं। थर्ड माउंटेन, समय बर्बाद करना बंद करो और लड़ने के लिए बाहर आओ, लिन शेन ने पूरी गंभीरता से थर्ड माउंटेन को पुकारा। इस टिप्पणी से कई लोग हंसने लगे। किसी ने स्काईवे पर सीधे उत्तर दिया, लॉर्ड डीन, क्या आपको लगता है कि थर्ड माउंटेन बाहर आकर अपने आप लड़ना नहीं चाहता है? हाँ, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। लिन ने अपना चेहरा सीधा कैसे रखा। सच में मास्टर, इतनी व्यावसायिकता। थर्ड माउंटेन को अब बहुत पछतावा हो रहा होगा, उसने इस महान अभिनेता को भड़काने की जहमत क्यों उठाई। बहुत दुखद है, पहले से ही नंबर 1 असेंडर और फिर भी हार का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में लिन बिल्कुल सही था, इतने समय की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार बट गिरा और लड़ाई खत्म। जब लिन शेन ने देखा कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बाद वह ऐसे बोला जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम बाहर नहीं आ सकती, है ना? रुको, मैं अपना पेट वापस ले लूंगा। लिन शेन ने इशारा किया और पवित्र शील्ड ड्रैगन उसके पास वापस उड़ आया और उसके हाथ में उतरते ही एक पालतू कैप्सूल में परिवर्तित हो गया। तभी सभी ने थर्ड माउंटेन को जमीन से ऊपर आते देखा, जो काफी जर्जर दिख रहा था। स्काई पिनिकल स्टार सिटी में जमीनी सामग्री ऐसी नहीं थी जिसे असेंशन लेवल की ताकत से आसानी से नष्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी जमीन पर एक धुंधली मानव आकार की आकृति बची हुई थी, जो दर्शाती थी कि तीसरे पर्वत को काफी नुकसान हुआ था। लिन शेन, हमारी लड़ाई, आपने पालतू जानवर का उपयोग क्यों किया? तीसरा माउंटेन संतुष्ट नहीं था। अगर उसे पता होता कि लिन शेन पालतू जानवर का उपयोग करेगा तो वह इतना लापरवाह नहीं होता और सीधे पवित्र शील्ड ड्रैगन के नीचे दबा नहीं होता। पालतू जानवरों का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरा पालतू जानवर भी आरोही स्तर पर है। क्या आप आरोही स्तर पर सबसे मजबूत आरोही नहीं हैं? लिन शेन ने तीसरे पर्वत को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। शब्दों से मारकाट मचाते हुए हर किसी ने इशारा समझ लिया। ये थर्ड माउंटेन पर एक प्रहार था, जो ये सुझाव दे रहा था कि वह अपने पालतू जानवर के मुकाबले भी नहीं है। तुम, थर्ड माउंटेन ने अपने दांत पीसते हुए, अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए लिन शेन को घूरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पालतू जानवर का उपयोग करोगे, इसलिए मैं इस बार अपना पालतू जानवर नहीं लाया, ताकि तुम्हारे साथ एक निष्पक्ष लड़ाई की उम्मीद कर सकूं। लिन शेन ने भयावह ईविल घोस्ट ब्लेड निकाला और थर्ड माउंटेन की ओर देखा। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? थर्ड माउंटेन ने लिन शेन के हाथ में मौजूद ईविल घोस्ट ब्लेड पर नजर डाली और उसके हाव भाव तुरंत विचित्र हो गए। यदि लिन शेन ने केवल एक हथियार के रूप में स्पिरिट बेस को निकाल लिया होता, तो थर्ड माउंटेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा होता। लेकिन वह अभी अभी लिन शेन के पालतू जानवरों में से एक द्वारा दबा दिया गया था, और अब लिन शेन ने एक स्पिरिट बेस हथियार निकाला था, जिससे उसे साजिश की गंध आ गई थी। थर्ड माउंटेन को इस बात का पूरा संदेह था कि लिन शेन के हाथ में जो हथियार था, वह विशेष रूप से उसका मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसने अभी अभी लिन शेन को अपने पालतू जानवरों का उपयोग न करने के लिए कहा था, और अब उसे अपने आत्मा आधार का उपयोग न करने के लिए कहना उसकी क्षमता की कमी को दर्शाता है। देर हो रही है, क्या हम जल्दी शुरू कर सकते हैं? लिन शेन ने थर्ड माउंटेन की ओर देखते हुए कहा। थर्ड माउंटेन ने कहा, मैं आशा करता हूं कि हमारा द्वंद्व शुद्ध हो, नस्लीय रैंकिंग की तरह, जहां किसी बाहरी सहायता के बिना युद्ध में केवल अपनी क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। समझ गया। लिन शेन ने तेजी से ईविल घोस्ट ब्लेड को अपनी पीठ पर रखे हथियार बैग में वापस सरका दिया और इशारे से फोल्डिंग फैन को हाथ में ले लिया। उसने तेजी से उसे अपनी छाती के सामने खोला और धीरे से हिलाया, फिर थर्ड माउंटेन की तरफ मुस्कुराया। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? थर्ड माउंटेन जानता था कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो शायद वह अपनी सारी गति खो देगा। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह आज लिन शेन के साथ लड़ाई को छोड़ना पसंद करता। लेकिन अब तीर डोरी पर था और उसे निशाना लगाना था। उसे लिन शेन को हराना था ताकि वह सेलेस्टियल रेस में उच्च स्थान पर शामिल हो सके। केवल इसी तरह से वह बेहतर व्यवहार और अधिक अवसर प्राप्त कर सकता था। थर्ड माउंटेन ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका कवच अविश्वसनीय रूप से सख्त हो गया और यहां तक कि उसके शरीर पर हेजहॉग की तरह कांटे उगाए। लिन शेन ने बिना किसी आश्चर्य के थर्ड माउंटेन के शरीर पर लगे कांटों को देखा। उसने पहले भी थर्ड माउंटेन की लड़ाइयां देखी थी और जानता था कि वे कांटे ही उसका जीवन आधार थे।
थर्ड माउंटेन ने लिन शेन की ओर सीधा हमला किया और मुक्का मारा। मुक्का लगने से पहले ही ऊपर लगे कांटे लिन शेन के चेहरे तक पहुंच चुके थे। हर किसी ने सोचा कि एक महान लड़ाई शुरू होने वाली है। लिन शेन को सफिंग फिस्ट और पिस्टल एयर स्ट्राइक स्किल के साथ अपने फोल्डिंग फैन लाइफ बेस का उपयोग करते हुए देखने की उम्मीद थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जब थर्ड माउंटेन का भयंकर घूंसा लिन शेन की ओर गरजा, तब भी लिन शेन ने अपने फोल्डिंग फैन को धीरे से लहराया, बिना किसी रक्षात्मक रुख के, यहां तक कि अपने कवच को भी नहीं दिखाया, बस थर्ड माउंटेन को उदासीनता से देखता रहा। जब सभी को लगा कि लिन शेन अपने फोल्डिंग फैन से थर्ड माउंटेन के मुक्के को रोकने वाला है, तो लिन शेन का दूसरा हाथ, जो उसकी आस्तीन में छिपा था, थोड़ा सा हिला। तीसरा पर्वत, जो उसकी ओर दौड़ा था, अचानक उसके सामने रुक गया। उसकी मुट्ठी पर लगे कांटे लिन शेन के माथे से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वह छोटी सी दूरी धरती के छोर जितनी विशाल लग रही थी। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। थर्ड माउंटेन ने आगे बढ़ना क्यों बंद कर दिया था? लिन शेन ने मुक्का भी नहीं रोका था, थर्ड माउंटेन ने उसे नीचे क्यों नहीं घुमाया? थर्ड माउंटेन क्या कर रहा है? वह मुक्का क्यों नहीं मारता? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लिन शेन बेस म्यूटेशन पावर का उपयोग नहीं कर रहा है? उसे लगता है कि यह अनुचित है, इसलिए उसने मुक्का नहीं मारा। लिन शेन बहुत ज्यादा जोखिम ले रहा है। अगर थर्ड माउंटेन नहीं रुकता, तो क्या उस मुक्के से उसका सिर नहीं फूट जाता? ये तो बोरिंग है। वे असल में लड़ना क्यों नहीं शुरू करते? जब लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, लिन शेन ने अपनी कलाई हिलाई और फोल्डिंग पंखा बंद हो गया। फिर उसने इसे एक शिक्षण छड़ी की तरह सीधे थर्ड माउंटेन के चेहरे पर घुमाया, जिससे वास्तव में थर्ड माउंटेन का गोल शरीर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरे तीसरे पर्वत की ओर देखे बिना लिन शेन ने पंखा खोला और धीरे से अपने आप को पंखा झलते हुए उसके पास से चला गया। सभी लोग तितर बितर हो जाएं, लिन शेन ने कहा और सीधे चले गए। लोग लिन शेन की पीछे हटती हुई आकृति को तब तक घूरते रहे जब तक कि वह कोने में गायब नहीं हो गया, जबकि तीसरे क्रम का शान कबीले का सदस्य जमीन पर निश्चल पड़ा था, मानो मर गया हो। क्या ये खत्म हो गया? क्या बकवास है? थर्ड शान कहता है कि कोई पालतू जानवर नहीं, कोई स्पिरिट बेस नहीं, और फिर एक भी वार नहीं झेल सकता। लिन शेन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वह उसी लीग में भी नहीं है। तीसरे शैन, ब्रह्मांड के शीर्षारोही, ने एक भी चाल नहीं पकड़ी। वह मारा तो नहीं गया, है न? एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि थर्ड शान कमजोर है, शायद लिन शेन उतना ही मजबूत है। लिन, डीएस बड़ी और क्रिस्टिन के बाहर होने से इस सैंडर्स की रैंकिंग एक हास्यास्पद बात बन गई है। शीर्ष स्थान लिन से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता, वे समान स्तर पर नहीं है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के टाइगर पीपल्स प्रतिनिधि सही थे, एस्कैंडर्स की सूची में पहला स्थान संस्थान के डीन के समान स्तर का नहीं है। एस्कैंडर के साथ पहले से ही डीन के रूप में सेवा कर रहा कोई व्यक्ति, जो न जाने कितने निर्वाण स्तर के लोगों को नियंत्रित करता है, निस्संदेह शक्तिशाली है। औसत एस्कैंडर को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने लिन शेन को क्रिस्टिन के साथ इतने लंबे समय तक लड़ते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगा कि वह मजबूत है, लेकिन अपराजय नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी बदलने पर वह इतना अजेय हो जाएगा। तुलना के घाव जैसा कोई घाव नहीं है। द्वंद्वयुद्ध उसी समय समाप्त हो गया जब लिन शेन के पालतू जानवर ने थर्ड शान को परास्त कर दिया। यदि आप किसी के पालतू जानवर को भी नहीं हरा सकते, तो इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अचानक नेट ऐसी भावनाओं से भर गया, और किसी ने नहीं सोचा कि लिन शेन अब मैच को और खींच रहा है। ये स्पष्ट था कि वह थर्ड शान को प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मानता था, और उससे सहजता से निपट रहा था। जब आप मुसीबत मोल ले सकते हैं तो नंबर 1 होने को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्रिस्टिन ने भी लाइव प्रसारण देखा, और प्रसारण समाप्त होने के बाद उन्होंने ठंडे भाव से टिप्पणी की। अन्य लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन लिन शेन के हाथों बहुत कष्ट झेलने के कारण वह लिन शेन की विचित्र एक्यूपॉइंट सीलिंग तकनीक से अवगत थे। उसने ये कैसे किया? कैथरीन ने भौहें सिकोड़ ली, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि थर्ड शान कैसे हार गया। विभिन्न विशेषज्ञों ने विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि थर्ड शान क्यों हार गया, तथा ऑनलाइन विभिन्न अटकलें तेजी से फैल गईं। डीएस बड़ी, क्रिस्टिन और अन्य लोगों को फिर से इस बात पर चर्चा के लिए बुलाया गया कि यदि वे बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ते तो आरोही स्तर में प्रथम स्थान कौन प्राप्त करता। परिणामों को देखते हुए डीएस बड़ी निस्संदेह सबसे मजबूत थी। लिन शेन ने क्रिस्टिन को हराया था और फिर डीएस बड़ी के साथ अपनी लड़ाई के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था।
लेकिन चूंकि ओयांग यूडू डीएसी के जीवन आधार का सामना कर सकता था और उसने दावा किया कि लिन शेन बहुत अधिक शक्तिशाली है, इसलिए डीएस बड़ी शायद जीत नहीं पाता। यह एक दुष्चक्र की तरह था जिसमें विभिन्न विश्लेषण थे और कोई भी दूसरे को आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि सभी एक बात पर सहमत थे, ब्रह्मांड का शीर्ष आरोही तीसरा शान केवल एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। जमीन पर निश्चल पड़े थर्ड शान का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। लिन शेन ने उसे जो झटका दिया उससे उसे शारीरिक दर्द नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की अपमानजनक हार की पीड़ा किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा असहनीय थी। उसके लिए इससे भी अधिक पीड़ादायक यह अनिश्चितता थी कि क्या सेलेस्टियल रेस के उच्च पदस्थ सेलेस्टियल उसकी निराशाजनक विफलता के बाद भी उसे और शान कबीले को स्वीकार करेंगे। सब खत्म हो गया। थर्ड शैन वहीं लेटा हुआ था, उसे लग रहा था कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है, मानो उसका शरीर अंतहीन रूप से नीचे गिर रहा हो, एक अंतहीन खाई में गिरने वाला हो। किस तरह का कौशल है ये? कुछ हद तक डीमैन जनजाति की जादुई सोल हुकिंग फिंगर जैसा दिखता है, लेकिन आरोही स्तर पर इसमें दूर से लक्ष्यों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है। ये सुप्रीम कबीले के डेस्टिनी के पहले आदेश से भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, फिर भी डेस्टिनी का पहला आदेश किसी को पूरी तरह से गति करने में असमर्थ नहीं बनाता है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के अंदर लिन वान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने मेरी नींद के वर्षों के दौरान कई दिलचस्प नई चीजें पैदा की हैं। इस लिन शेन के पास भी कई रहस्य हैं। ये वास्तव में संभव है कि उसने मेरे साथ चल रहे मृत्यु क्लेश को हल कर दिया हो, लेकिन एक आरोही मृत्यु क्लेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? मौन निवास पर लौटते हुए लिन शेन ने सबसे पहले झपकी ली। आखिरकार सोना भी उसके लिए साधना का एक रूप था। अमरता शास्त्र अपने आप काम करता था, आकाशीय तारे की ऊर्जा को अवशोषित करता था और सक्रिय रूप से साधना करने की आवश्यकता के बिना उसके अपने शरीर और जीवन आधार दोनों को लगातार बेहतर बनाता था। वह अगले दिन दोपहर तक सोता रहा और अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उठने को तैयार नहीं था, जिससे शियाओकी उसे तरह तरह की खबरें और मनोरंजक कहानियां दिखा रही थी जिसे वह आराम से पढ़ सकता था। अचानक एक संदेश आया, आश्चर्यजनक रूप से रेड हॉट ए से, जिसने लंबे समय से कोई संदेश नहीं भेजा था। लिन शेन ने इसे खोला और देखा कि रेड हॉट ए ने एक वीडियो क्लिप भेजी थी। इसे खोलने पर उसने देखा कि यह तीसरे पहाड़ को हराने का फुटेज था। ये चाल काफी दिलचस्प है। मैं यह नहीं बता सकता कि यह किस तरह की तकनीक है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए, ये तो मैं नहीं बता सकता। आप क्या सोचते हैं? देखने के बाद लिन शेन ने संदेश बंद कर दिया। वह निश्चित रूप से रेड हॉट ए को जवाब नहीं देगा। वह संभवतः फिंगर सैंड का उपयोग करके दूर से एक्यू पॉइंट स्ट्राइकिंग में अपने कौशल को प्रकट नहीं कर सकता था। लिन शेन बिस्तर पर न्यूज फीड रिफ्रेश करता रहा। थोड़ी देर बाद एक और संदेश आया। उसे लगा कि यह फिर से रेड हॉट ए से है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह तियानशिन से था। अजीब बात है, तियानशिन ने मुझे संदेश क्यों भेजा? लिन शेन और तियानशिन के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे थे और तियानशिन ने पहले कभी उससे संपर्क करने की पहल नहीं की थी। जब लिन शेन ने इसे खोला तो उसने देखा कि तियानशिन ने एक तस्वीर भेजी थी। फोटो में तियानशिन एक आधे मानव आधे धातु के राक्षस के साथ था। राक्षस को देखकर लिन शेन चौंक गया। टाई अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। उसे पहले से ही पता है कि तुम स्काई पिनेकल स्टार पर हो और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए उसे स्काई पिनेकल स्टार पर लाने का कोई रास्ता ढूंढूं। नीचे एक लिखित संदेश भी था। अभी भी मुझे ढूंढ रहे हो? लिन शेन ने सोचा कि राक्षस ने बहुत समय पहले ही हार मान ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उसकी तलाश में था। बहुत बुरा हुआ कि वह स्काई पिनेकल स्टार में प्रवेश नहीं कर सका। उसे यहाँ मत लाओ। लिन शेन को पूरा यकीन नहीं था कि वह अपनी वर्तमान ताकत से राक्षस से निपट सकता है। राक्षस के साथ अपने पिछले मुठभेड़ों के आधार पर अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसे अब राक्षस से डरना नहीं चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन किसी कारण से लिन शेन को लगा कि राक्षस से निपटना बहुत मुश्किल होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक मनोवैज्ञानिक कारक था। मैं क्यों जाऊं? टाई मेरा दोस्त है और मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। तियानशिन का संदेश फिर आया। भतीजे, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी युवा चाची इतनी जल्दी विधवा हो जाए, है ना? लिन शेन तियानशिन की धमकी से डर नहीं रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह राक्षस को यांत्रिक कलाई घड़ी वापस कर देगा। यद्यपि यांत्रिक कलाई घड़ी अच्छी थी, लेकिन शुरू में यह उसकी नहीं थी और अब जब उसके पास दिव्य जाति के संसाधनों तक पहुंच थी, तो वह यांत्रिक कलाई घड़ी की आवश्यकता के बिना कई संसाधन संपन्न ग्रहों पर उच्च स्तरीय प्राणियों का शिकार कर सकता था।
एकमात्र चीज जो लिन शेन समझ नहीं पाया वह था यांत्रिक कलाई घड़ी और लॉकी पर्वत के बीच का संबंध। क्या लॉकी पर्वत वास्तव में भगवान बनाने वाली जाति के जहाज के साथ मानव माग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? लिन शेन ने अपने निर्वाण से पहले भूमिगत दुनिया और लॉकी पर्वत के रहस्य की पूरी तरह से जांच करने के लिए मानव माग्रह पर लौटने की योजना बनाई। गॉड माउंटेन स्पष्ट रूप से एक विशेष टेलीपोर्टर था और लिन शेन का वर्तमान डर ये था कि यह उच्च स्तरीय प्राणियों को मानव मात्र ग्रह में टेलीपोर्ट करने की अनुमति दे सकता है। अब तक मानव मात्र ग्रह पर खोजा गया टेलीपोर्टर केवल आरोही को ही टेलीपोर्ट कर सकता था, जिससे मानव मात्र ग्रह बहुत सुरक्षित हो गया था। हालांकि यदि कोई टेलीपोर्टर निर्वाण स्तर के प्राणियों या यहां तक कि अमर प्राणियों को मानव मात्र ग्रह में भेजने में सक्षम हो तो ये ग्रह पर पीछे रह गए मनुष्यों के लिए बहुत बुरी खबर होगी। यदि संभव हुआ तो लिन शेन को ये भी उम्मीद थी कि वह गॉड पर्वत को नष्ट कर सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस का गॉड माउंटेन के साथ कई संबंध थे और लिन शेन कुछ हद तक चिंतित था कि उसे यांत्रिक कलाई घड़ी वापस करने से मानव मात्र ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चले जाओ। तियान शिन का संदेश तुरंत आया। उसके बाद दूसरा संदेश आया, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, सम्मानपूर्वक रहो। अगर तुम किसी से कुछ लेते हो तो तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए या फिर परिणाम भुगतने चाहिए। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की मोहलत दूंगा। धन्यवाद भतीजे, लिन शेन ने उत्तर दिया। तुम सच में मरने के लायक हो। तियान शिन की प्रतिक्रिया से उसके दांत भींचे हुए और सुंदर क्रोधित चेहरा प्रकट हुआ। क्या राक्षस वास्तव में कुदाले हो सकता है? क्या वह भगवान बनाने वाली जाति से है? लिन शेन ने सोचा लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने तियान शिन को संदेश देना जारी रखा, तुम्हारा अच्छा दोस्त टाई, क्या तुम्हें पता चला है कि वह किस जाति से है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे नहीं पता, तियान शिन ने जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि वह अब किस स्तर पर है? लिन शेन ने फिर पूछा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है? तियान शिन ने नाक भान सिकोड़ते हुए जवाब दिया। अगर मैं उसे वह वस्तु लौटा दूं तो क्या हम पिछले मामले को सुलझा हुआ मान सकते हैं? लिन शेन को एक अलग दृष्टिकोण आजमाना पड़ा। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, तियान शिन ने उत्तर दिया। ये देखकर कि तियान शिन अडिग था, लिन शेन ने उसे फिर से संदेश भेजने की जहमत नहीं उठाई। एक संदेश सामने आया और लिन शेन ने सोचा कि यह अभी भी तियान शिन से है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर यह तियान किंग्यू से था। भाई तियान, क्या मैं आपके लोगों और पालतू जानवरों को उधार ले सकता हूं? राजकुमार किंग्यू, आप वास्तव में क्या उधार लेना चाहते हैं? लिन शेन को समझ में नहीं आया कि तियान किंग्यू का क्या मतलब था। मैं आपसे और आपके 3 सिर वाले ड्रैगन से उधार लेना चाहता हूं। तियान किंग्यू का संदेश तुरंत आया। थोड़ी देर तक तियान किंग्यू के साथ बातचीत करने के बाद लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि वह क्या चाहती थी। आकाशीय जाति द्वारा नियंत्रित ग्रहों में से एक का नाम पालतू ग्रह था। बेशक ये नाम बाद में सेलेस्टियल्स द्वारा दिया गया था। इस ग्रह पर बेस म्यूटेशन लेवल, असेंशन लेवल और यहां तक कि निर्वाण लेवल के जीवों के साथ समृद्ध जैविक संसाधन मौजूद थे। पालतू ग्रह का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां के प्राणियों में एक विशेष गुण था। पालतू ग्रह पर सभी प्राणी एक नियम का पालन करते थे, यदि वे आमने सामने की लड़ाई में हार जाते थे तो वे अपनी चाबियां पेश करते थे और एक स्वामी चुनते थे। संक्षेप में, पेट प्लेनेट एक विशाल पालतू संसाधन भंडार था। वर्तमान में पालतू ग्रह स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय न्यायालय के संयुक्त शासन के अधीन था। पालतू ग्रह के संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रवेश के लिए सख्त जांच की आवश्यकता थी और प्रत्येक वर्ष केवल इतने ही कोटे होते थे जिन्हें वास्तविक स्थिति के आधार पर अगले वर्ष के लिए समायोजित किया जाता था। हाल के वर्षों में पालतू ग्रह के लिए कोटा कम होता जा रहा था और अब हर साल स्वर्गीय सम्राट के पक्ष में केवल 20 स्थान ही होते थे। दिव्य न्यायालय में ये संख्या थोड़ी अधिक थी, लेकिन 100 से कुछ अधिक थी।